वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास नीट EIPMT 2020 का क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है वो बायोमोलिकुलर टॉपिक में से देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। पूछा गया है कि अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज ये जो है आपस में क्या है। तो यहाँ पे इपीमर्स, एनोमर्स, इनांशोमर्स, डायस्टेरियोमर्स ऐसे कुछ यहाँ पे ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखेंगे इसको। तो देखो इस पॉइंट को आप कहाँ पे देख सकते हैं, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर जो क्लास 12 का जो बायोमोलिकुलर सेकंड पार्ट है उसके अंदर साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के अंदर यहाँ पे इसको देख सकते हैं। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के अंदर आप देखेंगे कि अल्फा फॉर्म जो होता है ग्लूकोज का और बीटा फॉर्म जो होता है ग्लूकोज का उसको हम क्या बोलते हैं, एनोमर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे बात ही खत्म होगी। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज जो है एनोमर्स उसको बोला जाता है। तो एक 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर है ग्लूकोज और इसको हम पायरानो स्ट्रक्चर बोलते हैं। अल्फा और बीटा दोनों को भी यहाँ पे पायरानो स्ट्रक्चर बोलता है। और ये पायरानोज ये नाम जो आया वो पायरेन जो रिंग होता है, ये पायरेन रिंग देख सकते हैं। तो सिमिलर इस रिंग की तरह ये स्ट्रक्चर है। यहाँ पे भी एक 6 मेंबर्ड रिंग है, यहाँ पे भी 6 मेंबर्ड रिंग है। 6 मेंबर्ड के अंदर यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम है, बाकी 5 कार्बन एटम है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पायरानोज इज अ साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, 1 ऑक्सीजन एटम एंड 5 कार्बन एटम्स। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं ग्लूकोज के अंदर भी यहाँ पे आपको ऐसा ही मिलेगा, एक ऑक्सीजन एटम, 5 यहाँ पे कार्बन एटम रिंग के अंदर मिलते हैं। फिलहाल इस एनोमर के अंदर होता क्या है, ये जो कार्बन है 1 नंबर का इसको हम बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन, क्योंकि ये कार्बोनिल जो ग्रुप है उसके ऊपर यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन का अटैक हो जाता है। तो फिर यहाँ पे 5 नंबर का OH जो है वो यहाँ पे अटैच कर लेता है। तो फिर यहाँ पे आपका OH या तो वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक बायोमोलिकुल का क्वेश्चन है, AIPMT 2001 के अंदर पूछा गया है इसको। देखो क्वेश्चन कुछ इस तरह से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट H बॉन्डिंग इन न्यूक्लियोटाइड्स। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर कैसे होती है ऐसा यहाँ पे पूछा गया है। तो हम इसको देखेंगे अभी। तो देखो अभी इस पॉइंट को कहाँ पे दिया हुआ है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर जो क्लास 12 का बायोमोलिकुलर टॉपिक है उसमें से स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड के अंदर दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये जो है ये यहाँ पे एक स्ट्रैंड है और ये दूसरा स्ट्रैंड है, आपस में ये जो GATA ये क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड्स है। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड्स, एक स्ट्रैंड का न्यूक्लियोटाइड दूसरे स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड के बीच यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। देख सकते हैं यहाँ पे J ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाया C के साथ, A ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाया T के साथ। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है यहाँ पे देख सकते हैं आर्डेनिन एक न्यूक्लियोटाइड से वो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड कर रहा है, किसके साथ, थायमिन के साथ। तो यहाँ पे बोल सकते हैं आप एडेनिन, एडेनिन का हाइड्रोजन बॉन्ड किसके साथ हो गया, आप बोल सकते हैं थायमिन के साथ हो गया। और दूसरा यहाँ पे बात है क्या कि यहाँ पे आपका सिस्टोसिन जो है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है गोनिन के साथ। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हम बोलेंगे C का यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया किसके साथ, गोनिन के साथ। तो यहाँ पे ये जो बात है ये हमें यहाँ पे पक्का ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एक बेस पेयर यहाँ पे दूसरे बेस पेयर के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे करता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक का T के साथ है और G का C के साथ है। तो यहाँ पे बाकी ऑप्शन देख सकते हैं, G का T के साथ यहाँ पे बिल्कुल रॉन्ग है, और A का A के साथ ये भी रॉन्ग है, और T का C के साथ ये भी रॉन्ग है। तो यहाँ पे करेक्ट जो आंसर हमारा आएगा ऑप्शन 1 इज यहाँ पे हमारा एक करेक्ट आंसर आएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर A इज अ करेक्ट आंसर। आई पे अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास EIPMT 2003 का एक क्वेश्चन है, चारगॉफ रूल स्टेटेड दैट इन ऑर्गेनिज्म। तो चारगॉफ रूल जो होता है उसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर हमें यहाँ पे ये समझना, चारगॉफ रूल के अंदर आपको क्या मिलेगा, एडेनिन प्लस ग्वानिन इज इक्वल टू होता है थायमिन प्लस साइटोसिन। तो यहाँ पे आपको और एक बात समझना है कि एडेनिन का जो नंबर जो होता है वो यहाँ पे किसके बराबर होता है, थायमिन के बराबर होता है, और ये जो ग्वानाइन का नंबर होता है वो किसके बराबर होता है, साइटोसिन के बराबर होता है। तो यहाँ पे ये भी समझ सकते हैं आप, या तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो फिर आप यहाँ पे ऐसा बोल दीजिए A इज इक्वल टू T और J इज इक्वल टू C। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, देखो एडेनिन इज इक्वल टू द थायमिन। तो यहाँ तक तो करेक्ट है, एडेनिन
यहाँ पे थायमिन के बराबर होता है, और अमाउंट ऑफ ग्वानिन इज इक्वल टू द साइटोसिन। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट। बाकी के यहाँ पे देख सकते हैं एडेनिन इज इक्वल टू ग्वानिन, एडेनिन इज इक्वल टू ग्वानिन बिल्कुल नहीं है। बाकी चेक करो, अमाउंट ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू साइटोसिन, एडेनिन साइटोसिन के बराबर होता है, रॉन्ग है। और अमाउंट ऑफ ऑल बेस आर इक्वल, तो ऑल इक्वल होता है ऐसा नहीं है, यहाँ पे खाली ए टी के बराबर होता है और जी सी के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है फर्स्ट, यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, करेक्ट आएगा। आई पे अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारे पास एक EIPMT 2004 का क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन जो है बायोमोलिकुलर टॉपिक में से प्रोटीन वाले पार्ट पे बना हुआ है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से, द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय, जो प्रोटीन का हेलिकल स्ट्रक्चर होता है वो किसकी वजह से यहाँ पे स्टेबलाइज हो जाता है। तो यहाँ पे ये ऐसा पूछा है, देखते हैं अभी इसको। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो NCERT जो टेक्स्ट बुक है उसमें से यहाँ पे देख सकते, तो इसको देख सकते हैं बायोमोलिकुलर जो टॉपिक है उसके अंदर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के अंदर इसको दिया हुआ है। तो प्रोटीन यहाँ पे देखेंगे जो सेकेंडरी प्रोटीन के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं, सेकेंडरी प्रोटीन जो होता है यहाँ पे आपको एक शेप इन विच लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन कैन एग्जिस्ट, और ये जो चेन एग्जिस्ट हो रही दे आर फाउंड एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट फॉर्म। तो दो फॉर्म कौन से है यहाँ पे, अल्फा हेलिक्स है के और एक बेटा प्लेटेड है के। तो ये दो स्ट्रक्चर सेकेंडरी प्रोटीन के अंदर आपको ध्यान में रखना है, और ये दोनों जो है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पे क्या हो रहे हैं, स्टेबलाइज हो रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, तो बैकबोन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो यहाँ पे आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। यहाँ पे कार्बोनिल एक ग्रुप है और दूसरा है NH एक ग्रुप है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कार्बोनिल एक ग्रुप है और यहाँ पे NH ग्रुप है, तो इनके बीच यहाँ पे जो बनी हुई है ये यहाँ पे आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी हुई है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, चाहे आपका अल्फा हेलिक्स हो या बेटा प्लेटेड है, उसके बीच यहाँ पे आपकी रहेगी क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट और एक पॉइंट देखेंगे। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, अल्फा हेलिक्स के अंदर आपको जो मिल रहा है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल रहा है, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो NH और CO कार्बोनिल ग्रुप के बीच है। बेटा प्लेटेड शीट के अंदर भी यहाँ पे जो हो रहा है, देखो बेटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर, ऑल पेप्टाइड चेन आर स्ट्रेच आउट टू नियरली मैक्सिमम एक्सटेंशन एंड देन लीड side by side which are held together by intermolecular hydrogen bonding। तो आपको यहाँ पे ऐसा अल्फा हेलिकल आए या बेटा प्लेटेड आए, यहाँ पे आपको बोलना है क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। आई होप अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारे पास EIPMT 2004 का एक क्वेश्चन है, द हार्मोन दैट हेल्प इन द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। तो कौन सा ऐसा हार्मोन है कि जो ग्लूकोज का कन्वर्जन ग्लाइकोजन में करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इंसुलिन, ये क्या एक हार्मोन है कि जो किसके अंदर सीक्रेट होता है, यहाँ पे देख सकते हैं पैंक्रियास के अंदर सीक्रेट होता है। तो ये क्या काम करता है, लोअर द ब्लड शुगर लेवल बाय promoting the uptake of glucose by cell and conversion of glucose to glycogen। तो जैसे ही ग्लूकोज का लेवल यहाँ पे बढ़ जाता है तो ग्लूकोज को कहाँ पे कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और ये कहाँ पे होता है, बाय द लिवर एंड स्केलेटल मसल। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर कौन सा हार्मोन यहाँ पे ट्रांसफर कर देता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। आई हैव अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारे पास एक EIPMT 2004 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, द करेक्ट स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोटीन हेमोग्लोबिन इज दैट। तो यहाँ पे प्रोटीन हेमोग्लोबिन के बारे में यहाँ पे सही स्टेटमेंट कौन सा है वो यहाँ पे देखना है। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे फंक्शन एज अ कैटलिस्ट फॉर बायोलॉजिकल रिएक्शन, तो बिल्कुल भी नहीं है, हेमोग्लोबिन का कैटलिस्ट ये फंक्शन नहीं है। मेंटेन द ब्लड शुगर के लिए हमारे पास है क्या, इंसुलिन। इट्स एज ऑक्सीजन कैरियर इन ब्लड, यहाँ पे ये देख सकते हैं कि हेमोग्लोबिन क्या है, एक कैरियर है, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह पे ड्रॉप करना है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। और यहाँ पे इसको देखेंगे तो यहाँ पे जो एक लास्ट ऑप्शन, इट फॉर्म एंटीबॉडीज एंड ऑफर रेजिस्टेंस टू डिसीज।
तो ये भी इसका आंसर नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो स्टेटमेंट है हीमोग्लोबिन एक्ट्स ऑक्सीजन कैरियर, तो हीमोग्लोबिन एक क्या है, ऑक्सीजन कैरियर है, कि जो यहाँ पे क्या करता है, ब्लड को यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करता है। और ये जो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच एक कॉम्प्लेक्स बनता है, फिलहाल ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो एक अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स। बट यहाँ पे वो जो कॉम्प्लेक्स बनने के बाद यहाँ पे जहाँ पे ऑक्सीजन ड्रॉप करना है वहाँ पे वो ड्रॉप कर देता है और वो बॉन्ड फिर से क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो इस ब्रेक होने से क्या हो जाता है, जहाँ पे हमें ऑक्सीजन ड्रॉप करना था वहाँ पे हमने ऑक्सीजन ड्रॉप कर लिया। और फिर यहाँ पे हीमोग्लोबिन एक क्या काम कर रहा है, कैरियर का काम कर रहा है, ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, इट्स एज ऑक्सीजन कैरियर इन ब्लड। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। आई हैव अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास AIPMT 2005 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो यहाँ पे, द सेल मेम्ब्रेन आर मेनली कंपोज ऑफ, जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो यहाँ पे मेनली किससे बन जाता है, मैक्सिमम कंटेंट किसका होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन है फैट है, प्रोटीन है, फॉस्फोलिपिड्स है और कार्बोहाइड्रेट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेल मेम्ब्रेन मतलब क्या होता है, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड विथ प्रोटीन, एम्बेडेड प्रोटीन होता है। तो फॉस्फोलिपिड विथ एम्बेडेड प्रोटीन्स इन ह्यूमन लिपिड अकाउंट 79% ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे फॉस्फोलिपिड का जो कंपोजिशन होता है वो मोस्टली यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो वही हमें यहाँ पे पूछा है, सेल मेम्ब्रेन आर मेनली कंपोज ऑफ, तो मेनली कंपोज ऑफ के अंदर क्या आएगा, फॉस्फोलिपिड्स। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। आई हैव अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास AIPMT 2006 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, विच फंक्शनल ग्रुप पार्टिसिपेट इन डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन इन प्रोटीन्स। तो प्रोटीन के अंदर जो डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं वो किसकी वजह से बनते हैं। तो इसका यहाँ पे जो आंसर है यहाँ पे थायोस्टर, थायोईथर, थायोल और थायोएसिटेट। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको, जो डाइसल्फाइड्स होते हैं उनके अंदर यहाँ पे देख सकते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड में बी reduced to thiol by means of reagent NaBH4 which show the presence of thiol group। तो यहाँ पे देख सकते हैं थायोल ग्रुप होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड के अंदर। थायोल के अंदर ओनली क्या होता है, यहाँ पे जो O होता है उसके बदले में यहाँ पे S होता है। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे तो ROH ये होता है आपका अल्कोहल। तो यहाँ पे इस ऑक्सीजन के बदले में यहाँ पे खाली सल्फर आएगा, तो इसको बोला जाता है थायो अल्कोहल, थायो बोला जाता है इसको। तो यहाँ पे हमें पूछा है डाइसल्फाइड के अंदर कौन सा यहाँ पे बॉन्ड होता है प्रोटीन के अंदर। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, थायोल। ये हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। आई हैव अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक AIPMT 2006 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, द ह्यूमन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस। तो ह्यूमन बॉडी यहाँ पे क्या प्रोड्यूस नहीं करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो एंजाइम्स है वो यहाँ पे बॉडी के अंदर बनते हैं, कैटलिस्ट का काम करते हैं। DNA बॉडी के अंदर DNA RNA ये सब पार्ट होता है। हार्मोन्स यहाँ पे होते हैं, ग्रोथ हार्मोन देख सकते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। बट विटामिन ये जो पार्ट है वो हमारे बॉडी के अंदर कहीं पे भी पैदा नहीं होता है, उसको कम्प्लीटली यहाँ पे हमें बाहर से लेना होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं विटामिन आर नॉट प्रोड्यूस इन ह्यूमन बॉडी। तो विटामिन जो है यहाँ पे नॉट प्रोड्यूस इन ह्यूमन बॉडी, दे हैव टू टेकन फ्रॉम आउटसाइड सोर्स। तो यहाँ पे हमें बाहर से लेना पड़ता है। तो फिर यहाँ पे हमें पूछा है कि डज नॉट प्रोड्यूस, तो यहाँ पे ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। विटामिन यहाँ पे हमारे बॉडी के अंदर नहीं बनते। आप अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास AIPMT 2007 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज वाटर सोल्यूबल। तो वाटर सोल्यूबल यहाँ पे विटामिन कौन सा है। तो यहाँ पे वाटर सोल्यूबल जो है वो यहाँ पे हमने ध्यान में रखा है, वाटर सोल्यूबल जो होता है विटामिन बी और होता है विटामिन सी। तो इसको हम यहाँ पे बिस्लरी
तो ये नाम यहाँ पे ध्यान में रखना है। बिस्लरी मतलब यहाँ पे पानी की बोतल है कि जो वाटर के अंदर यहाँ पे सोल्यूबल है, बिस्लरी। और यहाँ पे बाकी जो रहेंगे वाटर इनसोल्यूबल बोल सकते हैं, वाटर इनसोल्यूबल, या इसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि दिस इज द फैट सोल्यूबल। तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन आएगा, B12 जो है यहाँ पे B12 ये वाटर इनसोल्यूबल है, वाटर इनसोल्यूबल है। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा कि बी जो कॉम्प्लेक्स है उसमें से B1 हो गया, B2 हो गया, B6 हो गया, B12 जो है वो वाटर इनसोल्यूबल आएगा, बाकी बी जो है वो वाटर सोल्यूबल है। यहाँ पे फैट सोल्यूबल के अंदर आप लिख सकते हैं विटामिन आपका ए है, विटामिन आपका डी है, उसके बाद विटामिन आपका ई है, विटामिन ई यहाँ पे बोल सकते हैं, विटामिन के हो गया, तो विटामिन के, तो ये सब आपके क्या हो गए वाटर इनसोल्यूबल, मतलब यहाँ पे फैट सोल्यूबल हो गए। तो वाटर सोल्यूबल यहाँ पे पूछा गया, तो यहाँ पे वाटर सोल्यूबल में क्या आएगा आपका विटामिन बी आएगा, बाकी सब ये क्या आएंगे फैट सोल्यूबल आएंगे। आप अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू, वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास EIPMT 2007 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, RNA एंड DNA आर कायरल मॉलिक्यूल एंड देयर कायरलिटी इज ड्यू टू द। तो ये जो DNA RNA जो होते हैं वो यहाँ पे क्या होते हैं, कायरलिटी होती है, उनके अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है। तो ये किसकी वजह से होती है, तो ये स्पेशली जो होता है वो शुगर कंपोनेंट की वजह से होता है। वैसे तो ये जो RNA DNA जो बनता है वो यहाँ पे क्या होता है, एक न्यूक्लियोटाइड मतलब एक बेस पेयर होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है, एक शुगर होता है, उससे ये बन जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे हमें पूछा है कि कायरलिटी किसकी वजह से होती है, तो ये देखेंगे हम। ये देख सकते हैं ये जो शुगर के मॉलिक्यूल है ये यहाँ पे इसके अंदर कायरलिटी यहाँ पे देख सकते हैं बीटा डी राइबोज, और ये RNA के अंदर का है और ये DNA के अंदर का है। बीटा डी 2 नंबर के कार्बन के ऊपर OH के बदले यहाँ पे खाली H है, तो यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंस। तो यहाँ पे फिलहाल हमें समझना इतना ही था कि शुगर की वजह से यहाँ पे DNA RNA को क्या होती है कायरलिटी, और स्पेशली DNA RNA के अंदर हमें जाना है। तो यहाँ पे D और Li से 2 ऑप्शन है, तो फिर यहाँ पे फिलहाल हमें देखना पड़ेगा क्या है, DAL है, तो यहाँ पे D ध्यान में रखना है। तो ये डायरेक्टली आपको NCERT के अंदर कहाँ पे मिलेगा, बायोमोलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड के अंदर ये पॉइंट आपको डायरेक्टली यहाँ पे मिलेगा, देख सकते हैं बीटा डी राइबोज, और यहाँ पे DNA के अंदर बीटा डी 2 ऑक्सी राइबोज। तो यहाँ पे डी शुगर ये हमारा आंसर आएगा। फिलहाल ये जो है ये शुगर के मॉलिक्यूल, यहाँ पे इसको राइबोज शुगर बोला जाएगा। तो फिलहाल हमारा यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आप अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू, वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास EIPMT 2008 का एक क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन कुछ इस तरह से, इन DNA कॉम्प्लीमेंट्री बेस आर। तो DNA के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री बेस कौन से होते हैं, तो यहाँ पे ध्यान में रखना है कि एडेनिन जो होता है, एडेनिन उसका यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाता है किसके साथ, तो यहाँ पे थायमिन के साथ बन जाता है, ध्यान में रखना है एडेनिन का थायमिन के साथ। और दूसरा यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है यहाँ पे कि जो आपका होता है गॉनिन, इसका यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके साथ हो जाता है, साइटोसिन के साथ हो जाता है। तो ये आपको देखने को मिलेगा DNA के अंदर, और RNA के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज मिलेगा आपको एडेनिन का। यहाँ पे देख सकते हैं एडेनिन का यूरेसिल के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है, और बाकी यहाँ पे ये एज इट इज रहेगा गॉनिन का। तो यहाँ पे RNA के अंदर एडेनिन, यूरेसिल, गॉनिन, साइटोसिन। तो ध्यान में रखना है 80, ऐसा ध्यान में रखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे 80 एटोमेटिक ट्रांसमिशन, ऐसा यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो ये DNA के अंदर, तो G का यहाँ पे थोड़ा सा काटेंगे तो ये थोड़ा सा C लाइक दिखेगा, तो गॉनिन, साइटोसिन, तो ऐसा यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए ध्यान में रहेगा। तो चलो यहाँ पे ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ पे एडेनिन एंड गॉनिन, तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे एडेनिन थायमिन के साथ है, देखो एडेनिन थायमिन के साथ है, गॉनिन साइटोसिन के साथ है। तो DNA के अंदर पूछा गया है, तो यहाँ पे हमें ऑब्वियसली ऑप्शन 3 के अंदर कंप्लीटली मैच हो रहा है, और ओनली DNA के अंदर का देखना है हमें। तो चलो यहाँ पे एडेनिन का थायमिन के साथ और गॉनिन का साइटोसिन के साथ, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आप अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू, वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक EIPMT 2008 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अमाइन हार्मोन।
कौन सा ऐसा हार्मोन है कि जिसके अंदर अमाइनो ग्रुप है, अमाइन ग्रुप है। तो चलो यहाँ पे देखते हैं इंसुलिन, प्रोजेस्टेरॉन, थायरॉक्सिन और ऑक्सीपुरिन। तो यहाँ पे इसको डायरेक्टली जो बायोमोलिकुलर टॉपिक है इसको यहाँ पे एनसीईआरटी के अंदर दे के रखा है। देखो अभी यहाँ पे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर बायोमोलिकुलर जो टॉपिक है उसके अंदर हार्मोन्स पार्ट के अंदर यहाँ पे ये पॉइंट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट कुछ इस तरह से, थायरॉक्सिन जो है यहाँ पे प्रोड्यूस होता है थायराइड ग्लैंड के अंदर और ये एक आयोडीनेटेड डेरिवेटिव है ऑफ अमाइनो एसिड टायरोसिन। तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर आने वाला है, देखो थायरॉक्सिन के अंदर आपको क्या मिलेगा, एक अमाइनो एसिड का ग्रुप मिलेगा, एक अमाइन हार्मोन है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आई अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट, तो हमारे पास यहाँ पे EIPMT 2009 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कंटेन आयोडीन, कौन सा ऐसा हार्मोन है कि जिसके अंदर आयोडीन प्रेजेंट है। तो पहला जो ऑप्शन है वो टेस्टोस्टेरोन है, उसके बाद है एड्रेनलिन, उसके बाद है थायरॉक्सिन, उसके बाद है इंसुलिन। देखो अभी यहाँ पे इस क्वेश्चन को डायरेक्टली यहाँ पे एनसीईआरटी के अंदर थ्योरी के अंदर बायोमोलिकुल के अंदर कहाँ पे दिया है वो देखेंगे। तो देखो अभी यहाँ पे इसको एनसीईआरटी के अंदर हमें कहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे एनसीईआरटी के अंदर जो टेक्स्ट बुक है बायोमोलिकुल और हार्मोन के अंदर इसको दिया हुआ है। चलो यहाँ पे रीड करेंगे, देखते हैं। थायरॉक्सिन प्रोड्यूस इन द थायराइड ग्लैंड, तो थायरॉक्सिन कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, थायराइड ग्लैंड के अंदर। तो यहाँ पे देख सकते हैं थायराइड ग्लैंड और इट इज अ आयोडीनेटेड डेरिवेटिव। तो इसके अंदर यहाँ पे आयोडीनेटेड डेरिवेटिव होता है, अमीनो एसिड जो होता है टायरोसिन के अंदर जो यहाँ पे देख सकते हैं। तो थायरॉक्सिन जो है और आयोडीनेटेड डेरिवेटिव, तो यहाँ पे सिंपली वही पूछा है, हमें आगे जाने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, फिर भी हम यहाँ पे जाएंगे। एबनॉर्मली लो लेवल ऑफ थायरॉक्सिन जो ये यहाँ पे क्या करता है, हाइपोथायरॉयडिज्म। तो यहाँ पे हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है और इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, लिथरजेनेसी और ओबेसिटी पैदा हो जाती है। इंक्रीज जब हो जाता है तो इंक्रीज द लेवल ऑफ थायरॉक्सिन, तो इसकी वजह से हाइपर थायरॉयडिज्म हो जाता है। तो लो लेवल ऑफ आयोडीन जो होता है वो यहाँ पे डाइट में भी लीड टू द हाइपोथायरॉयडिज्म एंड एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड्स। थायराइड जो ग्लैंड है उसका साइज यहाँ पे बढ़ जाता है। दिस कंडीशन इज लार्जली बीइंग द कंट्रोल बाय द एडिंग सोडियम आयोडाइड टू द कमर्शियल टेबल सॉल्ट। तो टेबल सॉल्ट के अंदर सोडियम आयोडाइड को डाला जाता है, इसको हम आयोडाइड सॉल्ट बोलते हैं। तो चलो यहाँ पे हमें सिंपली ये देखना था कि हार्मोन के अंदर जो आयोडीन जो होता है वो किसके अंदर होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं थायरॉक्सिन के अंदर यहाँ पे मिलता है आपको। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे, द सेगमेंट ऑफ डीएनए विच एक्ट्स एज द इंस्ट्रूमेंटल मैनुअल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इज। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो आंसर आएगा, जो डीएनए सीक्वेंस दैट कोड फॉर द स्पेसिफिक प्रोटीन जो होता है उसके लिए उसको हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। एंड दस एवरी प्रोटीन इन सेल हैज करस्पॉन्डिंग जीन, हर एक प्रोटीन के सेल के अंदर एक करस्पॉन्डिंग क्या होता है, जीन होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। आप अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारे पास एक EIPMT मेंस 2010 का क्वेश्चन है। फ्रुक्टोज रिड्यूस टोलेंस रेजेंट ड्यू टू, तो फ्रुक्टोज टोलेंस रेजेंट के साथ रिड्यूस हो जाता है, तो इसका रीजन क्या है। तो यहाँ पे है असिमेट्रिक कार्बन। असिमेट्रिक कार्बन होने से यहाँ पे कोई रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग बिल्कुल भी नहीं बनता है। प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, तो यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप की वजह से यहाँ पे रिडक्शन यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है। सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप ये भी बिल्कुल रॉन्ग है। यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पे थोड़ा समझेंगे हम। यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका फ्रुक्टोज होता है उसका इनोलाइजेशन होने के बाद यहाँ पे उसका कन्वर्जन हो जाता है एल्डिहाइड में बाय यूजिंग बेस। तो यहाँ पे देख सकते हैं अंडर द अल्कलाइन कंडीशन, तो यहाँ पे जो फ्रुक्टोज है वो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज और मैनोज के अंदर, और दोनों के अंदर यहाँ पे क्या है, CHO ग्रुप है, और इसीलिए यहाँ पे टोलेंस रिएजेंट पे क्या दिखाते हैं, टेस्ट दिखाते हैं, मतलब सिल्वर मिरर टेस्ट दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 4 इज अ करेक्ट आंसर। आई पे अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारे पास EIPMT मेंस 2010 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट द फेनोमेना ऑफ म्यूटा रोटेशन, तो कौन सा यहाँ पे मॉलिक्यूल है कि यहाँ पे म्यूटा रोटेशन दिखाने वाला नहीं है। तो यहाँ पे एक बात यहाँ पे पक्का है कि जो भी ऑल रिड्यूसिंग शुगर
ऑल रिड्यूसिंग शुगर, यहाँ पे क्या शो करती है, म्यूटा रोटेशन। जो भी यहाँ पे आपकी रिड्यूसिंग शुगर है वो यहाँ पे क्या करेगी, म्यूटा रोटेशन शो करेगी। तो यहाँ पे रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर पता करना पड़ेगा। तो रिड्यूसिंग शुगर के अंदर क्या होती है, ऑल मोनोसैकराइड्स, ऑल मोनोसैकराइड्स। ये क्या होते हैं आपके मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड्स। तो डाइसैकराइड्स के अंदर यहाँ पे हमें क्या देखना है, देखो तो डाइसैकराइड के अंदर एक एक्सेप्शन आएगा यहाँ पे, एक्सेप्ट सुक्रोज। सुक्रोज ये क्या है, आप देख सकते हैं एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। क्योंकि यहाँ पे नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी होती है, यहाँ पे O के बगल में जो भी C वाले कार्बन होते हैं उसके यहाँ पे OH होना जरूरी है, तो फिर ये आपको शो करेगा रिड्यूसिंग। यहाँ पे OH नहीं है तो फिर ये आपकी आएगी नॉन रिड्यूसिंग शुगर, OH है तो रिड्यूसिंग आएगा। तो ये फंडा यहाँ पे ध्यान में रखना है आपको। और यहाँ पे नॉन रिड्यूसिंग के अंदर आपको ध्यान में रखना है, नॉन रिड्यूसिंग के अंदर तो ये तो आपका हो गया अभी यहाँ पे सुक्रोज को, तो हो गया यहाँ पे सुक्रोज हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो है वो सब पॉलीसैकराइड्स, पॉलीसैकराइड्स, पॉलीसैकराइड्स के अंदर आप बोल सकते हैं स्टार्च है, उसके बाद यहाँ पे सेलुलोज बोल सकते हैं, ग्लाइकोजन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये सब आपके क्या आएंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर आएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर के अंदर यहाँ पे आपको म्यूटा रोटेशन मिलेगा, तो ये बात भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो चलो यहाँ पे सुक्रोज तो यहाँ पे हो गया आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो ये हो गया नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। उसके बाद यहाँ पे लैक्टोज, माल्टोज, फ्रुक्टोज, ये हो गया रिड्यूसिंग शुगर। और रिड्यूसिंग शुगर हमेशा क्या शो करेगी, म्यूटा रोटेशन शो करेगी। तो यहाँ पे हमारा आंसर बन गया। कौन सा म्यूटा रोटेशन शो नहीं करेगा, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। आप अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास AIPMT 2011 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट डीनेचुरेशन गिव्स बिलो आर द करेक्ट। तो डीनेचुरेशन का यहाँ पे हमें देखना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कॉज द लॉस ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो बिल्कुल भी सही यहाँ पे स्टेटमेंट है। तो ये हो गया हमारा एक करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि डीनेचुरेशन के अंदर वही तो होता है, जो सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर जो होते हैं वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और इवन क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर भी यहाँ पे क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, और वो सब सिंपल यहाँ पे एक प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, डीनेचुरेशन लीड टू द कन्वर्जन ऑफ डबल स्ट्रैंड ऑफ DNA इनटू सिंगल स्ट्रैंड। तो ये भी एक सही है। डीनेचुरेशन के अंदर यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड जो आपका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक सिंगल स्टैंडर्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि DNA का कन्वर्जन RNA में हो जाता है, क्योंकि RNA सिंगल स्टैंडर्ड होता है। तो यहाँ पे ये भी एक क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड से यहाँ पे क्या हो जाता है, सिंगल स्टैंडर्ड बन जाता है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, डीनेचुरेशन अफेक्ट द प्राइमरी स्ट्रक्चर विट गेट डिस्ट्रॉयड। बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे प्राइमरी स्ट्रक्चर एज इट इज ऐसा कि ऐसा ही रहेगा। तो डीनेचुरेशन के अंदर यहाँ पे प्राइमरी स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा, बाकी स्ट्रक्चर यहाँ पे आपके क्वार्टरनरी है, टर्शियरी है, सेकेंडरी, वो सब प्राइमरी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा एक रॉन्ग स्टेटमेंट, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। तो हमारे पास यहाँ पे सही करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा आएगा, यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड इज अ करेक्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं कौन से ऑप्शन के अंदर, ऑप्शन 3 इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो आई हैव अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास AIPMT 2011 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फैट सोल्यूबल। तो यहाँ पे कौन से फैट सोल्यूबल है, कौन से यहाँ पे वाटर सोल्यूबल है, उसका यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, एक चार्ट ही बनाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं वाटर सोल्यूबल के अंदर आएगा विटामिन B और विटामिन C। तो ये दो विटामिन यहाँ पे ध्यान में रखना है, चाहे वो आपका B1 हो, B2 हो, B6 हो।
तो ये सब आपके वाटर सोल्यूबल आएगा। एक्सेप्शन यहाँ पे आपका एक आ सकता है, यहाँ पे एक्सेप्शन, यहाँ पे आपका B12, ये आपका वाटर इंसोल्यूबल है, तो ये वाटर इंसोल्यूबल आएगा, वाटर इंसोल्यूबल है। बाकी यहाँ पे बी वाला सी वाला सब वाटर सोल्यूबल है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है ऐसा कुछ, यहाँ पे बिस्लरी नाम यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, बिस्लरी, ठीक है। यहाँ पे जो बिस्लरी नाम है वो यहाँ पे वाटर के रिलेटेड नाम है, तो वाटर का एक कंपनी का ब्रांड का नाम है बिस्लरी, ठीक है। तो बिस्लरी मतलब यहाँ पे बी और सी वाटर सोल्यूबल, बाकी यहाँ पे जो भी कुछ आएंगे वो सब फैट सोल्यूबल आएंगे। तो चाहे आपका बी और सी के अलावा ए आएगा, डी आएगा, ई आएगा, के आएगा, ये सब कौन से आएंगे, फैट सोल्यूबल आएंगे। तो उन्होंने पूछा फैट सोल्यूबल कौन सा नहीं है, मतलब वाटर सोल्यूबल यहाँ पे देखना है हमें। तो यहाँ पे चलो डी तो हो गया फैट सोल्यूबल, ई हो गया फैट सोल्यूबल, ए हो गया फैट सोल्यूबल, तो यहाँ पे हमारे ये जो ऑप्शन आ रहे हैं वो सब फैट सोल्यूबल है। तो यहाँ पे हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, ये बचता है वाटर सोल्यूबल। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आएगा। आप अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास EIPMT 2011 का एक क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग प्लस लैक्टोज। तो यहाँ पे एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी लैक्टोज है हमारे पास, और इसका यहाँ पे नॉट ट्रू मतलब एक रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है। चलो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट यहाँ पे देखते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज गिव्स इक्वल अमाउंट ऑफ डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज। तो ये बिल्कुल भी सही स्टेटमेंट है। उसके बाद यहाँ पे लैक्टोज इज बीटा ग्लूकोसाइड्स फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ डी ग्लूकोज एंड मॉलिक्यूल ऑफ डी गैलेक्टोज। तो ये भी बिल्कुल भी सही स्टेटमेंट है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे लैक्टोज इज रिड्यूसिंग शुगर एंड डज नॉट एग्जिबिट म्यूटा रोटेशन, और यहाँ पे OH 8 OH है। तो इसको हम बाकी जो स्टेटमेंट है थर्ड और फोर्थ, इसके लिए हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, और उसके थ्रू यहाँ पे जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट है वो भी यहाँ पे एक बार क्रॉस चेक करेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज को निकालते हैं। अभी यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो लैक्टोज स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे क्या होता है, बीटा एक्चुअली होता है बीटा, बीटा डी, यहाँ पे गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज का होता है। यहाँ पे बीटा डी ग्लूकोज का भी स्ट्रक्चर यहाँ पे हम निकालेंगे। तो गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज दोनों भी यहाँ पे बीटा होते हैं। तो चलो यहाँ पे गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। गैलेक्टोज के अंदर होता क्या है अभी, तो बीटा के अंदर तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि OH यहाँ पे ऊपर होता है और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे बनाता है, तो यहाँ पे H आएगा। बाकी यहाँ पे OH अपोजिट रहेंगे। तो यहाँ पे हो गया आपका OH, यहाँ पे आपका नीचे OH ड्रॉ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका आएगा क्या, CH2OH। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे H ड्रॉ करेंगे। अभी यहाँ पे एक बात समझना है कि जो 4 नंबर का कार्बन है 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा आपका बीटा ग्लूकोज। तो यहाँ पे H ड्रॉ करेंगे तो बीटा ग्लूकोज हो जाएगा। तो यहाँ पे गैलेक्टोज के अंदर हमें समझना है कि ऊपर यहाँ पे 4 नंबर के कार्बन के ऊपर यहाँ पे OH ऊपर है और H जो है नीचे, तो यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे इतना डिफरेंस यहाँ पे हमें समझना है। बाकी यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर जो है बीटा ग्लूकोज, बीटा गैलेक्टोज के अंदर यहाँ पे खाली 4 नंबर के कार्बन का जो H है वो यहाँ पे थोड़ा सा, तो ये हो गया हमारा बीटा डी गैलेक्टोज। उसके बाद यहाँ पे हम बीटा डी ग्लूकोज स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो बीटा डी ग्लूकोज यहाँ पे कैसे ड्रॉ करेंगे, सेम ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा, खाली ये 4 नंबर का जो यहाँ पे OH रहेगा वो ये नीचे रहेगा। तो यहाँ पे हमने इसका नंबरिंग किया 1 2 3 4 5 6। उसके बाद यहाँ पे बीटा डी ग्लूकोज यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। देखो यहाँ पे बीटा डी ग्लूकोज के अंदर यहाँ पे जो फर्स्ट कार्बन है उसका OH यहाँ पे ऊपर लिखेंगे, तो यहाँ पे H आएगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी OH है वो यहाँ पे अपोजिट लिखेंगे। तो यहाँ पे कायरल कार्बन के OH यहाँ पे सब क्या लिखेंगे, अपोजिट लिखेंगे। तो यहाँ पे CH2OH कंपल्सरी लिखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका बीटा डी ग्लूकोज। तो ये हो गया बीटा डी ग्लूकोज। उसके बाद यहाँ पे हमें ये समझना है कि यहाँ पे चलो नंबरिंग भी करेंगे अभी। तो यहाँ पे नंबरिंग हमने यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे गैलेक्टोज का ये हो गया हमारा एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक। तो ये एनोमेरिक और यहाँ पे 4 नंबर का यहाँ पे OH, तो यहाँ पे आपका क्या निकलने वाला है देखो। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा।
तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट। तो यहाँ पे आपकी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनेगी। तो इस कार्बन और 1 नंबर का कार्बन और 4 नंबर के कार्बन के बीच क्या बनेगी, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनेगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे उस ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को। यहाँ पे देख सकते हैं ये हो गया है C1 एंड C4 के बीच ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो यहाँ पे हम C1 बोलेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे C4। तो ये हो गया C4। तो इनके बीच यहाँ पे क्या हो गई, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हो गई। तो ये हो गया हमारा पूरा किसका स्ट्रक्चर, लैक्टोज का स्ट्रक्चर हो गया। तो ये हो गया लैक्टोज। तो ये लैक्टोज जो है यहाँ पे क्या होता रहेगा, यहाँ पे म्यूटा रोटेशन इसका यहाँ पे हो जाएगा। तो इसका म्यूटा रोटेशन भी यहाँ पे हम लिखेंगे। तो म्यूटा रोटेशन जनरली किसका होता है, यहाँ पे रिड्यूसिंग शुगर का होता है। ऑल रिड्यूसिंग शुगर ध्यान में रखना है, जो भी रिड्यूसिंग शुगर है उनका यहाँ पे म्यूटा रोटेशन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ऑल रिड्यूसिंग शुगर आर शोइंग द म्यूटा रोटेशन। तो यहाँ पे बिल्कुल भी लैक्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर है तो इसका म्यूटा रोटेशन तो फिक्स है। तो यहाँ पे हम इसका जो नेक्स्ट है एनोमेरिक कार्बन का जो ये, तो ये यहाँ पे OH जो है वो यहाँ पे जो है अल्फा फॉर्म बीटा में कन्वर्ट हो जाएगा खाली। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर है एनोमेरिक कार्बन का, यहाँ पे OH यहाँ पे नीचे है तो इसको यहाँ पे हम बोलेंगे अल्फा लैक्टोज। और ये हो गया हमारा बीटा लैक्टोज। बीटा लैक्टोज क्योंकि बीटा लैक्टोज के अंदर ये जो एनोमेरिक कार्बन है यहाँ पे इसका OH यहाँ पे ऊपर साइड पे है। तो एनोमेरिक कार्बन, तो ये हमारे इसकी वजह से तो यहाँ पे ये शुगर जो है वो रिड्यूसिंग है। तो यहाँ पे बीटा और अल्फा के बीच यहाँ पे क्या है, इक्विलिब्रियम है, ऐसा बोलेंगे यहाँ पे क्या है, इक्विलिब्रियम। और ये इक्विलिब्रियम तभी बनता है जब ये किस में जाएगा, इन वाटर। तो यदि हम लैक्टोज को वाटर के अंदर डालेंगे तो फिर ये अल्फा बीटा फॉर्म यहाँ पे रोटेट होते रहेंगे। विदाउट वाटर यहाँ पे मतलब सॉलिड फॉर्म में अल्फा फॉर्म में रहेगा, बीटा फॉर्म में रहेगा। तो एक्वस मीडियम के अंदर ये एक इक्विलिब्रियम शो करेगा, म्यूटा रोटेशन शो करेगा। अदरवाइज यहाँ पे कोई भी म्यूटा रोटेशन यहाँ पे होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे एग्जिबिट तो म्यूटा रोटेशन यहाँ पे अभी करने वाला है क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट है। देखो अभी पहला स्टेटमेंट यहाँ पे फिर से रीड करेंगे। देखो इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे गैलेक्टोज और ग्लूकोज का इक्वल अमाउंट मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट आपका एक क्या है, सही स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लैक्टोज इज बीटा ग्लूकोसाइड्स फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ डी ग्लूकोज एंड मॉलिक्यूल ऑफ डी गैलेक्टोज। तो ये भी आपका एक सही स्टेटमेंट है, देख सकते हैं। लैक्टोज इज रिड्यूसिंग शुगर, बिल्कुल सही है, लैक्टोज रिड्यूसिंग शुगर है। और डज नॉट एग्जिबिट म्यूटा रोटेशन, तो ये भी बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है क्योंकि म्यूटा रोटेशन तो बिल्कुल बनता है, रिड्यूसिंग शुगर है तो बिल्कुल बनेगा, इसके अंदर कोई यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं। और लैक्टोज के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं 8 OH ग्रुप। तो यहाँ पे चलो यहाँ पे काउंट करेंगे 8 OH ग्रुप कहाँ पे हम हाईलाइट करेंगे OH ग्रुप को। तो ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहाँ पे 4, उसके बाद यहाँ पे 5, 6, 7 और 8। तो ये भी आपका एक क्या हो जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो आने वाला है नॉट ट्रू मतलब रॉन्ग। तो यहाँ पे रॉन्ग जो स्टेटमेंट आने वाला है ऑप्शन 3 इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। तो ये हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 इज अ करेक्ट आंसर। आप अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू, वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास ये IPMT 2012 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1 कॉज द डिसीज। तो विटामिन B1 की डिफिशियंसी से कौन सा डिसीज यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे हम चार्ट के थ्रू, यहाँ पे देखेंगे हर एक कन्वल्शन, बेरी चिलोसिस और स्टेरिलिटी। यहाँ पे देखेंगे हर एक जो डिसीज है वो यहाँ पे किस विटामिन की डिफिशियंसी है। कन्वल्शन यहाँ पे देख सकते हैं, कन्वल्शन देख सकते हैं, देखना है आपको विटामिन B6। विटामिन B6 का नाम है पायरिडॉक्सिन। उसके बाद यहाँ पे देखना है बेरी होता है यहाँ पे आपको विटामिन B1। बेरी मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट, यहाँ पे उसको रिटार्डेड ग्रोथ यहाँ पे बोल सकते हैं। और इसका नाम जो है वो है थायमाइन B1। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे आंसर। तो B1 की डिफिशियंसी यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे बाकी चेक करेंगे। चिलोसिस के अंदर यहाँ पे ये जो डिसीज है वो यहाँ पे विटामिन B12 B2 की वजह से होता है, चिलोसिस B2। और B2 का नाम है राइबोफ्लेविन। तो 2 को यहाँ पे एक स्टैंडिंग लाइन, तो राइबोफ्लेविन यहाँ पे R हो जाएगा, तो R से राइबोफ्लेविन, ये ऐसा ध्यान में रखना है।
और यहाँ पे देख सकते हैं चूलोसिस के अंदर फिशरिंग एट द कॉर्नर्स ऑफ माउथ एंड लिप्स। तो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर भी यहाँ पे होती है, बर्निंग सेंसेशन ऑफ स्किन भी होता है। और जो ये जो स्टरिलिटी होती है वो स्टरिलिटी यहाँ पे विटामिन ई के कारण होती है। तो यहाँ पे इनफर्टिलिटी इसको बोला जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका विटामिन ई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये होता है B6। उसके बाद यहाँ पे बेरी होता है B1। उसके बाद यहाँ पे चूलोसिस जो होता है वो होता है B2 और स्टरिलिटी इनफर्टिलिटी जो होता है वो होता है विटामिन ई। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर आने वाला है विटामिन B1 की वजह से कौन सा यहाँ पे डिसीज हो जाता है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा बेरी। आई पे अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास नीट 2013 का एक क्वेश्चन है। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरह से, इन डीएनए लिंकेज बिटवीन डिफरेंट नाइट्रोजनस बेस। तो यहाँ पे डीएनए आरएनए के अंदर जो नाइट्रोजन बेस होते हैं उनके अंदर यहाँ पे कौन सा बॉन्डिंग होता है, फॉस्फेट लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज और एच बॉन्डिंग। तो हर एक बॉन्ड को यहाँ पे हम समझेंगे कि कौन सा बॉन्ड कहाँ पे होता है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक डीएनए का स्ट्रक्चर है और ये डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डीएनए के अंदर कौन कौन से बेस पेयर होते हैं। एडेनिन होता है एक, और एडेनिन जो होता है वो किसके साथ यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, यहाँ पे करता है वो थायमिन के साथ। एडेनिन थायमिन के बीच ये जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया कि ए किसके साथ, एटी एटोमेटिक ट्रांजिशन। तो एटोमेटिक ट्रांसमिशन जो व्हीकल से, ऐसा ध्यान में रखना है इसको, ठीक है। तो एडेनिन का थायमिन के साथ हो गया। और सिस्टोसिन जो है यहाँ पे देख सकते हैं, सिस्टोसिन का हाइड्रोजन बॉन्ड किसके साथ होता है, गोनिन के साथ होता है। तो यहाँ पे सिस्टोसिन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ गोनिन। यहाँ पे देख सकते हैं सी का जी के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। तो ये हो गया डीएनए के अंदर। तो ये जो कंटेंट आपको कहाँ पे मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा एनसीईआरटी जो क्लास 12 का बायोमोलिकुलर टॉपिक है पार्ट 2 में, उसमें आपको मिलेगा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड के अंदर। तो यहाँ पे ये बात हो गई। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको कहाँ पे मिलेगी, ये आपको मिलेगी डीएनए के अंदर, डीएनए आरएनए दोनों के अंदर यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हो गया है यहाँ पे। तो ये यही यहाँ पे हमारा आंसर है फिलहाल। तो ये हो गया हमारा इस आंसर का हिस्सा, ठीक है। अभी हम बाकी की बात करेंगे। फॉस्फेट लिंकेज आपको कहाँ पे मिलेगी, तो देखो अभी यहाँ पे फॉस्फेट लिंकेज आपको कहाँ पे मिलेगी, तो यहाँ पे हम फॉस्फेट लिंकेज की बात करेंगे। फॉस्फेट, तो देखो फॉस्फेट लिंकेज यहाँ पे कहाँ पे मिलता है, जहाँ पे आपका न्यूक्लिक एसिड बनता है, न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड कहाँ पे बनता है, न्यूक्लिक एसिड, तो एक न्यूक्लियोटाइड्स, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स मतलब एक बेस, एक शुगर और एक फॉस्फेट ग्रुप, इसको हम न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स, टाइड मतलब 3, ध्यान में रखना है ऐसा, टाइड 3, टाइड मतलब 3 ग्रुप होते हैं। तो यहाँ पे बेस, शुगर और फॉस्फेट, ये तीनों को मिला के यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स बोला जाएगा। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, आगे तीसरा न्यूक्लियोटाइड। तो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड को एक फॉस्फेट ग्रुप से कनेक्ट होता है। तो ये हो गया हमारा फॉस्फेट ग्रुप। तो एकदम इंपॉर्टेंट बात होगी यहाँ पे, फॉस्फेट ग्रुप जो है यहाँ पे क्या काम करता है, 2 न्यूक्लियोटाइड को फ्यूज करने का काम करता है। तो इसको बोला जाता है फॉस्फेट लिंकेज। तो इसको आप बोल सकते हैं यहाँ पे कौन सा लिंकेज हो गया, फॉस्फेट लिंकेज, फॉस्फेट लिंकेज हो गया। तो ये हो गया फॉस्फेट लिंकेज। और फॉस्फेट लिंकेज आपको ध्यान में रखना है न्यूक्लिक एसिड में होता है। तो ये हो गया आपका न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये हो गया आपका डीएनए आरएनए, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये बात किया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात हो गई यहाँ पे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अभी यहाँ पे नेक्स्ट बात करेंगे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज आपको कहाँ पे मिलता है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज आपको मिलता है किसमें, यहाँ पे आपके जो पॉलीमर्स बनते हैं, मतलब आपको डाइसैक्राइड्स में मिलेगा, ट्राइसैक्राइड्स में मिलेगा, मतलब शुगर में मिलेगा आपको यहाँ पे, शुगर में, शुगर। तो शुगर के अंदर आपको यहाँ पे मिलेगा डाइसैक्राइड्स, डाइसैक्राइड्स के अंदर मिलेगा, या आपको ट्राइसैक्राइड्स के अंदर मिलेगा, ट्राइसैक्राइड्स के अंदर मिलेगा, टेट्रासैक्राइड्स के अंदर मिलेगा, टेट्रासैक्राइड्स, या आप इसको पॉलीसैक्राइड्स
के अंदर भी बोल सकते हैं पॉलीसैकेराइड्स, तो सैकेराइड्स। तो यहाँ पे आपको ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज मिलेगी। और पेप्टाइड लिंकेज आपको कहाँ पे मिलेगी? प्रोटीन के अंदर मिलेगी। तो प्रोटीन के अंदर यहाँ पे अमाइड लिंकेज को ही हम बोलते हैं क्या? अमाइड लिंकेज यहाँ पे बोल सकते हैं, अमाइड लिंकेज, अमाइड लिंकेज। ठीक है, तो यहाँ पे चारों लिंकेज यहाँ पे आपके क्लियर हो गए, किसके अंदर कौन सा लिंकेज मिलने वाला है। फॉस्फाइड लिंकेज आपको मिलेगा कहाँ पे? आपको मिलेगा यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड के अंदर। ठीक है, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग डीएनए आरएनए के अंदर मिलेगा। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज आपको शुगर जो है डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, और पेप्टाइड लिंकेज आपको प्रोटीन के अंदर मिलेगा, इसको अमाइड लिंकेज बोला जाता है। तो फिलहाल अभी हमारा डीएनए लिंकेज पूछा है यहाँ पे, तो नाइट्रोजन बेस पेयर जो होता है वो आपस में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट होते हैं। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई हैव अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक IPMT 2014 का क्वेश्चन है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मोनोसैकेराइड्स फ्रॉम सुक्रोज। तो कौन से ऐसे मोनोसैकेराइड्स है कि जिसकी वजह से यहाँ पे सुक्रोज बन रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें ये समझना पड़ेगा कि ये सुक्रोज जो है आखिर ये एक कौन सा शुगर है। यहाँ पे देख सकते हैं सुक्रोज ये क्या है? डाइसैकेराइड से। तो सुक्रोज की बात करें तो ये क्या है? डाइसैकेराइड से। तो डाइसैकेराइड्स यहाँ पे है, तो ये किसका डाइसैकेराइड से? तो किससे यहाँ पे ये डाइसैकेराइड बनता है? तो यहाँ पे ध्यान में रखना है, डाइसैकेराइड के अंदर आपको 3 एग्जांपल ध्यान में रखना है। एक तो रखना है सुक्रोज, दूसरा ध्यान में रखना है माल्टोज, तीसरा ध्यान में रखना है लैक्टोज। तो इसको ऐसा ध्यान में रखना है सुमला, सुमला। तो यहाँ पे इस सुमला का मतलब हो जाएगा सुक्रोज, यहाँ पे माल्टोज और लैक्टोज। तो यहाँ पे इनका जब हाइड्रोलिसिस करते हैं, सब डाइसैकेराइड है, इनका हाइड्रोलिसिस जब हम करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है अल्फा बीटा, दूसरा मिलता है यहाँ पे आपको अल्फा अल्फा, और तीसरा मिलता है यहाँ पे बीटा बीटा। तो ऐसा यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे अल्फा जो है, यहाँ पे फिलहाल अल्फा यहाँ पे क्या मिलता है? अल्फा ग्लूकोज मिलता है, बीटा फ्रुक्टोज मिलता है। यहाँ पे आपको दोनों भी ग्लूकोज मिलते हैं, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। यहाँ पे क्या मिलता है? एक आपको ग्लूकोज मिलता है और दूसरा गैलैक्टोज मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको ये कैसा ध्यान में रखना है, वो भी इसका भी एक ट्रिक्स आपको बताता हूं। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, तो इसको ध्यान में रखना, ऐसा रखना है सून आणि आजीने इक्वल वर्ब घेतला। तो इस सून का मतलब हो जाएगा यहाँ पे सुक्रोज, आजी का मतलब यहाँ पे हो जाएगा आजी मतलब अल्फा ग्लूकोज। इक्वल मतलब ये दोनों भी इक्वल प्रोपोर्शन में मिलते हैं। आजी ने इक्वल बर्फ, बर्फ का मतलब हो जाएगा बीटा फ्रुक्टोज, बीटा फ्रुक्टोज। तो यहाँ पे पूरा का सुक्रोज की कहानी यहाँ पे खत्म हो गई। अभी यहाँ पे हमें ओनली समझना है सुक्रोज के लिए। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है माजी, ध्यान में रखना है इसको, यहाँ पे माजी ध्यान में रखना है, माजी। माजी का मतलब होता है यहाँ पे माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करने के बाद अल्फा ग्लूकोज और अल्फा ग्लूकोज मिल रहे, तो माजी। तो यहाँ पे इस माजी का मतलब है अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे जो ग्लूकोज यहाँ पे यूज हो रहा है, तो ये जो ग्लूकोज है इसकी कहानी बात करेंगे। एक तो हो गया अल्फा और एक हो गया बीटा। तो यहाँ पे अल्फा बीटा, तो ये जो ग्लूकोज है एक साइक्लिक ग्लूकोज है। तो यहाँ पे साइक्लिक की बात करें तो यहाँ पे हम देखेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज का और फ्रुक्टोज का। तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ग्लूकोपायरानोज और फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर को बोलते हैं फ्रुक्टोफोरानोज। तो एफ ध्यान में रखना, फ्रुक्टोज का फोरानोज होता है। तो यहाँ पे अल्फा बीटा यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे अल्फा और यहाँ पे अल्फा, तो पहला ऑप्शन तो यहाँ पे कट जाता है। ठीक है, ऑप्शन दूसरा देखेंगे अल्फा और एक बीटा है। ठीक है, तो दोनों भी यहाँ पे डी डी है, तो अल्फा ग्लूकोपायरानोज ये करेक्ट लगता है। यहाँ पे बीटा फ्रुक्टोफोरानोज, तो ये भी एक सही लगता है। नेक्स्ट सी देखेंगे यहाँ पे बीटा, तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, ग्लूकोज का बीटा नहीं होता है, ग्लूकोज का अल्फा होता है, तो यहाँ पे ये भी निकल गया। यहाँ पे अल्फा ग्लूकोपायरानोज और बीटा फ्रुक्टोफोरानोज, यहाँ पे थोड़ा सा इसको देखेंगे
पायरानोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोफोरानोज। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा फिलहाल यहाँ पे बी और डी जो ऑप्शन है यहाँ पे दोनों भी सेम ऑप्शन है। तो यहाँ पे यदि किसी करेक्ट आंसर यहाँ पे दो से ज्यादा करेक्ट आंसर है तो किसी भी एक को यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन ही सेम है, तो यहाँ पे दोनों आंसर यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, तो आप अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन। थैंक यू, वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास EIPMT 2014 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि D प्लस ग्लूकोज रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल अमाइन, द यील्ड आर ऑक्साइम, द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइन वुड बी। यहाँ पे हमारे पास D ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे समझते हैं पहले स्ट्रक्चर को। D यहाँ पे है ग्लूकोज, तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी एक्चुअली, तो इसको यहाँ पे ग्लूकोज। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है अभी यहाँ पे। एक तो पहले तो ये हो गया हमारा अल्डेहाइड ग्रुप, तो अल्डेहाइड ग्रुप को हम ऐसा लिखेंगे। ये हो गया फर्स्ट कार्बन, उसके बाद यहाँ पे कार्बन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ पे फिफ्थ, तो यहाँ पे लास्ट कार्बन के अंदर CH2OH की जो यहाँ पे कायरल कार्बन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट कायरल, सेकंड कायरल, थर्ड कायरल और ये फोर्थ कायरल। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कार्बन है यहाँ पे ये वाला, तो 1 2 3 3 नंबर के कार्बन का यहाँ पे H जो है, तो यहाँ पे वो H क्या करना है, वो ड्रॉ करना है इस राइट हैंड साइड पे। तो एक बार H राइट हैंड साइड पे ड्रॉ करेंगे तो उसके बाद जो भी H ड्रॉ करेंगे हम वो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड पे H। उसके बाद यहाँ पे जो भी बचा हुआ है OH है, तो उस हाइड्रोजन के अपोजिट ड्रॉ करेंगे। तो इस हाइड्रोजन के अपोजिट मतलब यहाँ पे OH, यहाँ पे आपका OH और यहाँ पे OH। तो ये हो जाएगा आपका D ग्लूकोज। तो अभी इस D ग्लूकोज के अंदर हम क्या डालने वाले हैं, तो यहाँ पे इसके अंदर हम NH2OH मतलब हाइड्रोक्सिलामाइन। तो देखो ये हाइड्रोक्सिलामाइन डालने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगा पहले। तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो यहाँ पे H2 इस O के साथ निकल जाएगा, तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा। तो यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन के बीच यहाँ पे क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे इसके बाद स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे हम। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन है, उसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड NOH, तो ये हो जाएगा ऑक्साइम। उसके बाद 1 2 3 3 नंबर का कार्बन का हाइड्रोजन यहाँ पे निकालेंगे राइट हैंड साइड पे, जो भी बचे हुए हाइड्रोजन है वो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे। 4 कायरल कार्बन है यहाँ पे, 3 तो यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे ड्रॉ करने। तो यहाँ पे बचे हुए OH अपोजिट ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा इस तरह से। तो ये एक्चुअली यहाँ पे कायरल कार्बन, वो भी यहाँ पे मेंशन करेंगे, ये कायरल कार्बन है। ठीक है, 4 कायरल कार्बन है। और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका क्या, ऑक्साइम। तो ये हो जाएगा ऑक्साइम। यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे चेक करना है क्या, कार्बन का यहाँ पे नंबरिंग करेंगे 1 2 3। तो ये OH यहाँ पे है राइट हैंड साइड पे, बट यहाँ पे 2 OH राइट हैंड साइड पे, इसका मतलब ये आंसर रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 2 नंबर का कार्बन का H और यहाँ पे 3 नंबर का कार्बन H, वो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे, तो ये भी निकल गया। उसके बाद यहाँ पे देखना है 1 2 3 नंबर का कार्बन का OH यहाँ पे राइट हैंड साइड पे, हमें H राइट हैंड साइड पे चाहिए, तो ये पूरा का यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट वाला देखेंगे, लास्ट वाले के अंदर देख सकते 1 2 3 नंबर के कार्बन का H यहाँ पे सही है। उसके बाद यहाँ पे जो भी H है वो उसके अपोजिट 1 2 और 3, तो एकदम स्ट्रक्चर यहाँ पे सही मैच हो गया। देखो यहाँ पे देख सकते 3 नंबर का कार्बन का H यहाँ पे राइट हैंड साइड पे, तो यहाँ पे भी मैच हो गया। उसके बाद जो भी H यहाँ पे है वो यहाँ पे है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये भी यहाँ पे क्या हो गया, मैच हो गया। बाकी यहाँ पे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, मैच हो रहा है। तो ऑप्शन 4 जो है हमारा यहाँ पे क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। आप अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन। थैंक यू, वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक EIPMT 2014 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, D ग्लूकोज रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल अमाइन एंड यील्ड एन ऑक्साइम, द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइम वुड बी।
तो यहाँ पे डी ग्लूकोज की रिएक्शन किसके साथ की है, हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ की, और जो भी ऑक्साइम बन रहा है उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर निकालेंगे, हाइड्रोक्सिलामाइन का फॉर्मूला, और उसके बाद यहाँ पे कौन सा ऑक्साइम मिलेगा वो यहाँ पे हम देखेंगे। यहाँ पे देखो डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, यहाँ पे हमारे पास जो ग्लूकोज है वो है यहाँ पे डी ग्लूकोज। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, पहले कार्बन पे यहाँ पे तो फंक्शनल ग्रुप रहेगा, यहाँ पे ये हो गया फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद यहाँ पे 3 नंबर का जो कार्बन है, यहाँ पे कार्बन को नंबरिंग भी करेंगे हम। तो ये हो गया फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो कार्बन है थर्ड नंबर का वहाँ पे H ड्रॉ करेंगे। थर्ड नंबर का जो कार्बन है वहाँ पे जो राइट हैंड साइड पे यहाँ पे H ड्रॉ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी H बचे हुए वो यहाँ पे सब कहाँ पे ड्रॉ करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो यहाँ पे ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। और 6 नंबर का कार्बन जो है वो यहाँ पे नॉन कायरल कार्बन है, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो यहाँ पे CH2H ऐसा लिखेंगे। तो ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद यहाँ पे H के अपोजिट यहाँ पे क्या लिखेंगे, OH लिखेंगे। तो यहाँ पे ये हो गया OH, ये हो गया OH। उसके बाद यहाँ पे है 2, 3, 4, 5 नंबर का जो कार्बन है वो कायरल कार्बन है, वो ड्रॉ करेंगे। तो ये देख सकते 1, 2, 3 और 4। तो ये 4 कायरल कार्बन है। तो ये हो गया हमारा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोक्सिल अमाइन का स्ट्रक्चर यहाँ पे निकालेंगे। तो हाइड्रोक्सिल अमाइन का जो फॉर्मूला है वो होता है NH2OH। तो इसमें से क्या बाहर जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा। ये देख सकते हैं, ये जो कार्बोनिल है उसका ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा, और नाइट्रोजन की यहाँ पे क्या रिमूव हो जाएगी, हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी। तो ये रिमूव होने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से मिलेगा हमें। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -H2, मतलब वाटर मॉलिक्यूल बाहर जा रहा है। और ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। तो ये हो गया कार्बन नाइट्रोजन के बीच यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे CH डबल बॉन्ड NOH यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ पे कार्बन के नंबरिंग हो गए। यहाँ पे 3 नंबर पे जो यहाँ पे H है वो यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड साइड पे। उसके बाद यहाँ पे जो है बचे हुए H यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे H के अपोजिट OH लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH। तो ये हो गया हमारा ऑक्साइम का स्ट्रक्चर। तो ये हो गया ऑक्साइम। तो अल्डिहाइड और यहाँ पे हाइड्रोक्सिलामाइन, तो ये हो गया हमारा हाइड्रोक्सिलामाइन। तो यहाँ पे इसकी रिएक्शन अल्डिहाइड कीटोन के साथ हो जाती है। तो यहाँ पे पहला तो एडिशन हो जाता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। उसके बाद वो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है। चलो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कार्बन नंबर 3 पे H, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देखना है। तो चलो यहाँ पे देखते हैं राइट हैंड साइड पे कहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन के अंदर 1, 2, 3। तो ये हो गया हमारा सही, बट ये हो गया हमारा 4 नंबर के कार्बन पे H रॉन्ग। उसके बाद 1, 2, 3, तो ये हो गया हमारा सही, बाकी का यहाँ पे 2 नंबर पे ये हो गया रॉन्ग। उसके बाद 1, 2, 3, तो ये हो गया हमारा रॉन्ग। यहाँ पे देख सकते 1, 2, 3, तो ये हो गया हमारा एकदम सही स्ट्रक्चर। देख सकते हैं और क्रॉस चेक करेंगे। 2 नंबर पे यहाँ पे OH है और राइट हैंड साइड पे। उसके बाद यहाँ पे 3 नंबर का H सही है। 4 नंबर के कार्बन के OH यहाँ पर राइट हैंड साइड पे, 5 नंबर का OH राइट हैंड साइड पे, तो ये भी सही है। बाकी यहाँ पे स्ट्रक्चर बिल्कुल भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 यहाँ पे देखो कंप्लीटली मैच हो रहा है हमारे इस ऑप्शन के साथ, ऑक्साइम के साथ। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। आप अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। यस, वेलकम स्टूडेंट। तो हमारे पास यहाँ पे एक नीट 2016 का क्वेश्चन है, बायोमोलिकुल टॉपिक में से क्वेश्चन है। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इन ए प्रोटीन मॉलिक्यूल वेरियस अमाइनो एसिड्स आर लिंक टुगेदर बाय। जो प्रोटीन्स के अंदर अमाइनो एसिड होते वो किससे लिंक हो जाते, ऐसा यहाँ पे पूछा है। तो यहाँ पे देखेंगे पहले तो यहाँ पे प्रोटीन के अंदर जो यहाँ पे अमाइनो एसिड है उसका स्ट्रक्चर को समझेंगे हम। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एक अमाइनो एसिड है, 2 अमाइनो एसिड यहाँ पे लिया है, और अमाइनो एसिड का यहाँ पे एसिड का OH वाला जो हिस्सा है और दूसरा अमाइनो एसिड का यहाँ पे H वाला जो हिस्सा है यहाँ पे एक, तो NH2 का एक H कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा।
तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O NH, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको पेप्टाइड लिंकेज बोला जाता है। और ये जो पेप्टाइड लिंकेज है एक अमाइड लिंकेज है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक अमाइड लिंकेज। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, पेप्टाइड लिंकेज है, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। एक डैटिव बॉन्ड मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हैं इसको एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो इसके अंदर कहीं पे भी नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन दूसरा जो है वो देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, तो ये ग्लाइकोसाइडिक जो लिंकेज होता है वो आपको कहाँ पे मिलता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ये आपको मिलता है शुगर के अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आप देख सकते हैं डाइसैक्राइड्स के अंदर मिलेगा, डाइसैक्राइड्स, या आप पॉलीसैक्राइड्स के अंदर मिलेगा, पॉलीसैक्राइड्स। तो यहाँ पे आपके मोनोसैक्राइड्स आपस में फ्यूज होने के बाद यहाँ पे आपको ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज मिलती है। तो यहाँ पे सी और डी तो बिल्कुल यहाँ पे आपको आंसर में नहीं आएगा। डैटिव बॉन्ड तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब हो जाएगा, और पेप्टाइड लिंकेज एक अमाइड लिंकेज है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। आप अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट। तो हमारे पास यहाँ पे एक नीट 2016 फेज 2 का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन यहाँ पे, करेक्ट करस्पॉन्डिंग ऑर्डर नेम ऑफ द 4 अल्डोज विद कंफिगरेशन गिवन बिलो रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे हमें कुछ अल्डोज शुगर दिए है और उसका यहाँ पे कंफिगरेशन फाइंड आउट करना है। सबसे पहले यहाँ पे जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे ये इसको फर्स्ट बोलेंगे, इसको ABCD लेवल से हम डिनोट करेंगे। तो एक के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो कायरल कार्बन है, भी यहाँ पे ये कायरल कार्बन है और ये कायरल कार्बन है। तो कायरल कार्बन, लास्ट कायरल कार्बन का OH किस साइड पे, यहाँ पे देख सकते हैं राइट साइड पे। तो राइट साइड पे है तो इसको क्या बोलेंगे, हम D बोलेंगे। चलो ये हो गया D। और दोनों OH सेम साइड पे, तो ये दोनों भी OH क्या है, सेम साइड पे। कायरल कार्बन के दोनों OH सेम साइड पे, OH सेम साइड पे। तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, इरिथ्रो बोलेंगे। तो इसको बोलेंगे इरिथ्रो। तो यहाँ पे फर्स्ट ए जो है वो हो जाएगा एरिथ्रोज। पॉइंट क्लियर है। चलो यहाँ पे सेकंड देखते हैं। सेकंड के अंदर देख सकते हैं बी के अंदर, यहाँ पे ये जो OH है वो यहाँ पे राइट साइड पे है, तो इसको यहाँ पे क्या बोलेंगे, D बोलेंगे। अभी यहाँ पे देखो OH अपोजिट साइड पे, तो ये कायरल कार्बन का OH यहाँ पे क्या है, अपोजिट साइड पे, OH अपोजिट साइड पे। तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा अपोजिट साइड पे, तो इसको क्या बोला जाएगा, थ्रियो बोला जाएगा, थ्रियोज। तो ये हो जाएगा थ्रियोज। ठीक है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे C देख सकते हैं, तो ये OH जो है वो यहाँ पे लास्ट कायरल कार्बन का OH यहाँ पे देख सकते हैं। लास्ट कार्बन का OH यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट साइड पे। तो लेफ्ट साइड पे तो इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे L बोलेंगे, कैपिटल लेटर का L। और ये दोनों भी यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं दोनों OH ग्रुप जो है, OH ग्रुप ऑन कायरल, तो वो यहाँ पे क्या है, सेम साइड पे। तो सेम साइड पे, तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे इसको बोलेंगे इरिथ्रोज, इसको बोलेंगे इरिथ्रोज। और यहाँ पे लास्ट ऑप्शन के अंदर चेक करेंगे, लास्ट मतलब यहाँ पे D के अंदर चेक करेंगे, तो देख सकते हैं यहाँ पे इसका ये जो लास्ट कायरल कार्बन है, तो ये लास्ट कायरल कार्बन जो है वो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे, लेफ्ट साइड पे इसका मतलब वो हो जाएगा L। और ये दोनों जो कायरल कार्बन है OH ऑन अपोजिट साइड, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे यहाँ पे थ्रियोज। तो ये हो जाएगा थ्रियोज। चलो यहाँ पे देखेंगे, तो इसको मार्क करेंगे अभी। तो देखो फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास है D एरिथ्रोज, फर्स्ट है D एरिथ्रोज। सेकंड यहाँ पे देख सकते हैं D थ्रियोज है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा D
थ्रियोज। उसके बाद सी यहाँ पे क्या है, सी देख सकते हैं एल एरिथ्रोज, एरिथ्रोज। और उसके बाद यहाँ पे डी देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं डी मतलब एल लास्ट वाला जो है एल थ्रियोज है, एल थ्रियोज। तो यहाँ पे कहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो डी डी, तो पहले तो ये हमारा कट गया ऑप्शन, ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया। यहाँ पे डी डी यहाँ पे है, देख सकते हैं, एक बार चेक करेंगे इसको। तो डी इरेथ्रो चाहिए, तो ये भी कट गया, तो यहाँ पे ये भी कट गया। डी इरेथ्रो डी थ्रियो, तो डी इरेथ्रो डी थ्रियो। उसके बाद एल एरिथ्रोस एल थ्रियोस। तो यहाँ पे ऑप्शन डी के अंदर एकदम मैच हो रहा है, देखो ऑप्शन डी एकदम परफेक्ट मैच हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। आई पे अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास नीट 2016 फेज 2 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से देखो, द सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक स्टार्ट दैट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम। तो यहाँ पे सेंट्रल डॉगमा के अंदर क्या होता है वो यहाँ पे हमें देखना है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैसे कैसे ट्रांसफर हो रही है। तो यहाँ पे उसका फ्लो चार्ट यहाँ पे हमें बताना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डीएनए के अंदर जो प्रोसेस चलता है वो रेप्लिकेशन चलता है, और डीएनए से आरएनए के लिए जो चलता है उसको ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है, और आरएनए से फिर से डीएनए बनता है तो उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। चलो, डीएनए से आरएनए तक हो गया ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद आरएनए जब बनने के बाद प्रोटीन जब उसका बनता है तो उसको ट्रांसलेशन बोला जाता है। तो यहाँ पे सिंपली समझना क्या है, डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन, ये यहाँ पे हमें समझना है। तो डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन। तो यहाँ पे यदि पूछा जाता है कि डीएनए टू आरएनए के प्रोसेस को क्या बोला जाता है, या आरएनए टू प्रोटीन वाले प्रोसेस को क्या बोला जाता है, तो यहाँ पे ये भी नाम थोड़े से यहाँ पे याद करना पड़ेगा कि यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे फिलहाल ओनली समझना है डीएनए से आरएनए बन रहा है, आरएनए से प्रोटीन बन रहा है, दिस इज द सेंट्रल डॉगमा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। आई हैव अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास देख सकते हैं नीट 2016 फेज 1 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से, करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग आरएनए एंड डीएनए रिस्पेक्टिवली। तो डीएनए आरएनए का एक यहाँ पे स्टेटमेंट देखना है कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिए हुए यहाँ पे पेंटोस शुगर के टर्म में ऑप्शन दिए, तो इसको देखेंगे हम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर जो बायोमोलिकुलर टॉपिक है, न्यूक्लिक एसिड कंटेंट के अंदर केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड के अंदर जाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं केमिकल कंपोजिशन न्यूक्लिक एसिड का। तो यहाँ पे हमें डीएनए आरएनए के अंदर का जो पेंटोस शुगर है वो यहाँ पे हमें देखना है। 3 कंपोनेंट्स होते हैं डीएनए आरएनए के, एक तो होता है पेंटोस शुगर, दूसरा होता है फॉस्फोरिक एसिड, और तीसरा होता है नाइट्रोजन की बेस पेयर। तो इसको हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं कि जो एक बेस पेयर है। तो डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है, डीएनए आरएनए दोनों मॉलिक्यूल के अंदर समझेंगे। पहला जो राइबोस शुगर है वो यहाँ पे आरएनए का है, और दूसरा जो राइबोस शुगर है वो डीएनए का है। यहाँ पे देख सकते हैं आरएनए डीएनए, डी मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं डीऑक्सी। तो यहाँ पे सबसे पहले ये समझना है कि यहाँ पे बीटा फॉर्म है दोनों के भी, यहाँ पे डीएनए का आरएनए का दोनों का भी यहाँ पे कौन सा फॉर्म है, बीटा फॉर्म है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि ये बीटा है, दोनों भी बीटा है। तो ये हो गया दोनों बीटा। तो आरएनए के अंदर यहाँ पे देखना है 2 नंबर के कार्बन पे OH है, और यहाँ पे देख सकते हैं 2 नंबर के कार्बन के ऊपर ओनली H है। इसका मतलब यहाँ पे 2 नंबर के कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन कम है, इसका मतलब इसको बोला जाता है डीऑक्सी। डीऑक्सी 2 नंबर के कार्बन पे एक ऑक्सीजन कम है, इसको बोला जाएगा डीऑक्सी। तो डीऑक्सी, और फिलहाल ये क्या है, राइबोस शुगर है, तो इसको डीऑक्सी बोला जाएगा 2 नंबर के कार्बन पे। तो यहाँ पे वही देखना है हमें। तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन के अंदर शुगर कंटेनिंग आरएनए इज अरेबिनोज। अरेबिनोज तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे तो राइबोस शुगर है। चलो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन कट गया, और बाकी का यहाँ पे शुगर कंटेनिंग डीएनए इज राइबोज, तो राइबोज नहीं है, डीऑक्सी राइबोज है। सेकंड ऑप्शन के अंदर जाएंगे, शुगर कंपोनेंट्स इन आरएनए इज 2-ऑक्सी राइबोज। आरएनए के अंदर तो 2-ऑक्सी राइबोज नहीं होता है, वो होता है डीएनए के अंदर, तो सेकंड भी रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड यहाँ पे देखेंगे शुगर कंपोनेंट्स इन आरएनए इज अरेबिनोज। अरेबिनोज बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे क्या है,
राइबोस शुगर है, तो यहाँ पे थर्ड भी रॉन्ग हो जाएगा। और लास्ट ऑप्शन के अंदर देखेंगे शुगर कंपोनेंट्स इन आरएनए इज राइबोस, तो ये हो गया कंप्लीटली मैच। आरएनए के अंदर क्या होता है, राइबोस होता है, और जो डीएनए के अंदर होता है वो होता है डीऑक्सीराइबोस, तो ये हो गया डीऑक्सीराइबोस। तो बीटा राइबोस और बीटा डी 2ऑक्सीराइबोस, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 4 इज अ करेक्ट आंसर। आई पे अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारे पास नीट 2016 फेज 1 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो यहाँ पे, विच वन गिवन बिलो इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, कौन सी यहाँ पे नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो या तो इसको एकदम बाय हार्ट करो, नहीं तो फिर यहाँ पे कई स्ट्रक्चर दिया जाता है, तो उस स्ट्रक्चर के थ्रू यहाँ पे हम रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग कैसे समझेंगे। तो इसको बाय हार्ट यहाँ पे यदि किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ग्लूकोज ये मोनोसेक्राइड से, और डाइसेक्राइड में माल्टोज लैक्टोक ये क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है, ग्लूकोज रिड्यूसिंग शुगर है। तो यहाँ पे हमारा आंसर यहाँ पे फटाक से आएगा, सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। बट इसको एक स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू समझेंगे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया है तो रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ग्लूकोज का पहला जो स्ट्रक्चर है उसको साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के अंदर हम समझेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन के एडजेसेंट जो भी कार्बन है, मतलब 5 नंबर का कार्बन और 1 नंबर का कार्बन, उसको यदि OH है तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको OH है, इसका मतलब यहाँ पे जो है आपको रिड्यूसिंग शुगर बोलना है। तो ये OH है तो रिड्यूसिंग शुगर बोलना है, रिड्यूसिंग शुगर। तो अल्फा बीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट ग्लूकोज, यहाँ पे क्या आएगा, ग्लूकोज यहाँ पे रिड्यूसिंग शुगर आएगा। रिड्यूसिंग शुगर कैसे देखना है यहाँ पे कि यहाँ पे COC, और इसमें से किसी भी एक कार्बन को यदि OH है तो फिर यहाँ पे आपको रिड्यूसिंग शुगर बोलना है, ठीक है। तो ग्लूकोज हो जाएगा रिड्यूसिंग शुगर। उसके बाद देखेंगे सेकंड स्ट्रक्चर सुक्रोज का। तो यहाँ पे सेकंड स्ट्रक्चर देख सकते हैं सुक्रोज। सुक्रोज यहाँ पे जो बनता है वो बनता है यहाँ पे क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, और यहाँ पे बनता है बीटा डी फ्रुक्टोज, बीटा डी फ्रुक्टोज। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों को यहाँ पे मिला के यहाँ पे आपका बनता है सुक्रोज। तो एनोमेरिक कार्बन का जो OH है उसमें से यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनती है। तो सबसे यहाँ पे हमें देखना है क्या, ऑक्सीजन के जो एडजेसेंट कार्बन है उसके ऊपर यहाँ पे कहीं पे OH है क्या। तो यहाँ पे इस पहले यूनिट के अंदर तो बिल्कुल भी OH नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे कि नो OH प्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे COC, तो इसमें से यहाँ पे O के जो भी एडजेसेंट है, यहाँ पे O के एडजेसेंट वाले कार्बन, इसके ऊपर कहीं पे भी OH नहीं है। एडजेसेंट टू O, ठीक है। तो एडजेसेंट टू द O यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे फ्रुक्टोज के अंदर देखेंगे, देखो फ्रुक्टोज के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं O के एडजेसेंट है 2 नंबर का कार्बन है, और ये O के एडजेसेंट है 5 नंबर का कार्बन है। तो इसके ऊपर भी कहीं पे भी OH यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। तो दोनों स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे कहीं पे भी एडजेसेंट O के एडजेसेंट जो कार्बन है, एडजेसेंट O के एडजेसेंट जो भी कार्बन है वहाँ पे कोई पे भी OH नहीं है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट क्या आएगा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर आएगा। तो ये हो जाएगा नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा। थर्ड यहाँ पे माल्टोज का स्ट्रक्चर समझते हैं। अभी यहाँ पे थर्ड जो है हमारे पास, ये थर्ड जो स्ट्रक्चर है वो है माल्टोज का। तो माल्टोज के स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं कि माल्टोज का जो स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज से बना होता है। 1,4 लिंकेज यहाँ पे होती है, अल्फा 1,4 लिंकेज होती है, C1 ऑफ ग्लूकोज एंड C4 ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पे एक ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। तो यहाँ पे देखना है क्या कि ये जो ऑक्सीजन है तो इसके बगल वाले जो कार्बन है यहाँ पे OH है क्या। तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 नंबर और 1 नंबर, तो यहाँ पे बिल्कुल भी OH नहीं है। तो ग्लूकोज पहला स्ट्रक्चर के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है, बट सेकंड स्ट्रक्चर के अंदर चेक करेंगे। देखो O के बगल में 5 नंबर का कार्बन, यहाँ पे OH नहीं है।
बट यहाँ पे OH है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको देख सकते हैं OH प्रेजेंट है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपका OH प्रेजेंट है कि जो यहाँ पे एडजेसेंट ऑक्सीजन के ऊपर का जो कार्बन है तो उसको यहाँ पे OH है, तो ये आएगा रिड्यूसिंग शुगर। तो इसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग शुगर, तो ये हो जाएगा रिड्यूसिंग शुगर। नेक्स्ट यहाँ पे लैक्टोज चेक करेंगे अभी, तो लास्ट ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं लैक्टोज है। तो लैक्टोज के अंदर क्या होता है, लैक्टोज के अंदर होता है बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज। तो बीटा डी गैलेक्टोज का एनोमेरिक का OH और बीटा डी ग्लूकोज का 4th नंबर का कार्बन का OH, तो दोनों OH को मिला के यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है और ये हो जाएगी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, तो ये हो जाएगी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे गैलेक्टोज के अंदर का जो है उसके एडजेसेंट कार्बन यहाँ पे देखेंगे, इसके अंदर तो कहीं पे भी OH नहीं है, बट इधर की साइड पे चेक करेंगे यहाँ पे O है, उसके एडजेसेंट कार्बन पे यहाँ पे OH है, यहाँ पे बोल सकते हैं हम यहाँ पे OH प्रेजेंट है, तो यहाँ पे इसको बोल सकते हैं रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर। तो यहाँ पे हमारा ये रिड्यूसिंग हो जाएगा, माल्टोज रिड्यूसिंग हो जाएगा, ग्लूकोज रिड्यूसिंग हो जाएगा। तो ओनली ऑप्शन यहाँ पे जो है सुक्रोज की जो एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। आप अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारे पास एक नीट 2018 का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरह से, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन फॉर्म ज्यूटर आयन। तो कौन सा ऐसा कंपाउंड है कि यहाँ पे ज्यूटर आयन फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे हमें ज्यूटर आयन वाली केस पता है, जो ज्यूटर आयन जो पैदा करता है यहाँ पे अमीनो एसिड पैदा करता है, क्योंकि अमीनो एसिड के अंदर क्या होता है, यहाँ पे एक R ग्रुप होता है। पकड़ के चलो कि यहाँ पे हम समझेंगे कि ये होता है एक सिंपल अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो एसिड है ये अपना यहाँ पे H+ डोनेट करता है, H+ यहाँ पे डोनेट करता है, और ये जो NH2 है बेस वो यहाँ पे H+ को एक्सेप्ट करता है। तो एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पे NH2 का NH3 हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से मिलेगा आपको NH3। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे आपका रहेगा RH, यहाँ पे आपका ये रहेगा R, और यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड O-। तो ये रहेगा आपका ज्यूटर आयन। तो इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, ज्यूटर आयन बोलते हैं। तो यहाँ पे ज्यूटर आयन हो गया। तो ये जो बनाने वाला कंपाउंड है उसको हम अल्फा अमीनो एसिड बोलते हैं या अमीनो एसिड बोलते हैं। तो यहाँ पे इसमें से कौन सा अमीनो एसिड है, तो एनिलीन यहाँ पे बिल्कुल भी अमीनो एसिड नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये है एसिटाइलिन का स्ट्रक्चर, बेंजीन रिंग, यहाँ पे NH और यहाँ पे एक C डबल बॉन्ड O CH3 है। तो यहाँ पे भी ये भी अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे थर्ड देखेंगे बेंजोइक एसिड, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं यहाँ पे ओनली एसिडिक एसिड का फंक्शन ग्रुप है, यहाँ पे ओनली अमाइन का फंक्शन ग्रुप था। एसिड और अमाइन दोनों फंक्शन ग्रुप यहाँ पे होना जो जरूरी है। तो यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप होना बहुत जरूरी है, अमाइनो फंक्शनल ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे एनिलीन के अंदर ओनली अमाइनो है, यहाँ पे ओनली अमाइनो है, सेकेंडरी अमाइनो, यहाँ पे एसिड है। और यहाँ पे डी के अंदर हम जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्लाइसिन के अंदर का खाली क्या होता है, ये जो R ग्रुप है उसके बदले में यहाँ पे H होता है। तो यहाँ पे H है, और यहाँ पे ये जो है वो ओनली अमीनो एसिड, यहाँ पे जो है ग्लाइसिन, ये एक ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो यहाँ पे हमें ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव ऐसा तो कुछ पूछा नहीं है। यहाँ पे हमें समझना ओनली क्या था, यहाँ पे आपका कौन सा कंपाउंड है कि जो ज्यूट्रियन आयन देगा। तो यहाँ पे बिल्कुल दे रहा है, यहाँ पे देखो यहाँ पे आपका NH2 ग्रुप है, अमाइंस ग्रुप है, और यहाँ पे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। तो ये दोनों ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे कंप्लीटली ये क्या बनाएगा, ज्यूट्रायन बनाएगा। तो यहाँ पे देख सकता है ये रहेगा आपका ग्लाइसिन का ज्यूट्रियन आयन। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे देख सकते हैं डी हमारा करेक्ट आंसर है, ग्लाइसिन। आप अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारे पास एक नीट 2018 का क्वेश्चन है, पास्ट ईयर का बायोमोलिकुलर टॉपिक में से बना हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन कुछ इस तरह से, द डिफरेंस बिटवीन अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन्स। तो अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन के अंदर आपको
क्या डिफरेंस है ये पता करना है। तो चलो यहाँ पे हम अमाइलोज और अमाइलोज पेक्टिन के बारे में क्या क्या जानते हो देखेंगे। देखो ये जो पॉइंट है अभी एनसीईआरटी के अंदर, तो एनसीईआरटी क्लास 12 का बायोमोलिक्यूल उसके अंदर पॉलीसैकेराइड्स के अंदर यहाँ पे आपको देखना है। तो देखो यहाँ पे जो अमाइलोज जो स्टार्च का पार्ट होता है, तो स्टार्च के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है तो अमाइलोज और दूसरा होता है अमाइलोपेक्टिन। तो यहाँ पे ये दोनों भी बात यहाँ पे ध्यान में रखना है कि अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन बना के टोटल अपना स्टार्च होता है। उसमें से अमाइलोज जो होता है वो होता है वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट्स। टोटल स्टार्च का यहाँ पे 15 to 20% यहाँ पे जो होता है वो अमाइलोज के अंदर होता है, और अमाइलोज यहाँ पे अनब्रांच चेन होता है एकदम इंपॉर्टेंट, और उसके अंदर यहाँ पे देख सकते हैं ग्लूकोज से 200 से लेके 1000 तक यहाँ पे अल्फा ग्लूकोज के यूनिट्स यहाँ पे हो सकते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट की जो हमारे यहाँ पे आंसर का पॉइंट है कि 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज यहाँ पे होती है। तो ये हमारे हो गए आंसर का हिस्सा। तो C1 यहाँ पे C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है, और यहाँ पे देख सकते हैं अल्फा लिंकेज है। तो यहाँ पे अल्फा लिंकेज यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो यहाँ पे अमाइलोज के अंदर होती है। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन है वो अमाइलोज 1,4, यहाँ पे अल्फा लिंकेज और यहाँ पे 1,6 लिंकेज बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे दूसरा तो कट गया। बाकी ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शन अमाइलोज इज मेड अप ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज बिल्कुल भी नहीं है। अमाइलोज पूरा का पूरा ग्लूकोज से बना हुआ है, पूरा का पूरा ग्लूकोज से। तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे क्या आएगा, रॉन्ग आएगा, क्योंकि ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज बोला गया है। तो यहाँ पे स्टार्च ये जो होता है पूरा का पूरा ग्लूकोज से बना हुआ है। तो यहाँ पे ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, तो ये यहाँ पे आपका रॉन्ग। तो यहाँ पे हमारे पास दो ही ऑप्शन बचे हुए, तो दोनों के दोनों ऑप्शन यहाँ पे अमाइलोपेक्टिन के। तो चलो अमाइलोपेक्टिन के बारे में कुछ जानते हैं। देखो हमारे पास यहाँ पे अमाइलोपेक्टिन जो है, अमाइलोपेक्टिन ये एक वाटर इंसोल्यूबल पार्ट होता है, और यहाँ पे मेजर कंट्रीब्यूशन होता है इसका लगभग 80 to 85%। स्टार्च का जो भी पार्ट होता है उसमें से 80 to 85% अमाइलोपेक्टिन होता है उसके अंदर। उसके अंदर यहाँ पे ब्रांच मिलता है आपको, एक तो मिलता है अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट, यहाँ पे फ्यूज हो जाते हैं 1,4 लिंकेज। यहाँ पे देख सकते हैं 1,4 लिंकेज मिल रही है, 1,4 लिंकेज तो मिल ही रही है। उसके साथ यहाँ पे आपको मिल रही है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, और यहाँ पे ब्रांचिंग के अंदर मिल रहा है 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। यहाँ पे देख सकते हैं 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, और ये दोनों के दोनों यहाँ पे अल्फा है, 1,4 भी अल्फा है और 1,6 भी क्या है, अल्फा है। तो यहाँ पे अमाइलोपेक्टिन देख सकते हैं 1,4 अल्फा लिंकेज एंड 1,6 यहाँ पे अल्फा लिंकेज। तो ये सही स्टेटमेंट है। और बचा हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं 1,4 अल्फा लिंकेज एंड 1,6 बीटा लिंकेज। तो बीटा लिंकेज तो बिल्कुल नहीं है, बीटा लिंकेज तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं अल्फा लिंकेज, तो हाईलाइटेड पॉइंट है, यहाँ पे हाईलाइटेड पॉइंट है। 1,4 भी अल्फा है और 1,6 भी अल्फा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो रहेगा, यहाँ पे ऑप्शन सी भी यहाँ पे क्या आएगा, गलत आएगा। तो यहाँ पे हमारा बचेगा एक ही ऑप्शन, ऑप्शन ए जो है वो एक करेक्ट आंसर आएगा। देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ए जो आंसर यहाँ पे क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। अमाइलोपेक्टिन के अंदर 1,4 अल्फा लिंकेज और 1,6 अल्फा लिंकेज, दोनों भी अल्फा लिंकेज यहाँ पे होती है। सेलुलोज के अंदर जाएंगे तो वहां पे आपको 1,4 यहाँ पे बीटा लिंकेज मिलेगी, 1,4 बीटा लिंकेज। एक तो पहला तो सबसे पहले 1,4 ही लिंकेज मिलेगा और वो बीटा मिलेगा सेलुलोज के अंदर। यहाँ पे स्टार्च के अंदर दो लिंकेज मिलेंगे आपको। अमाइलोज के अंदर एक 1,4 है, अमाइलोपेक्टिन के अंदर 1,4 और 1,6, और यहाँ पे सबके सब यहाँ पे अल्फा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। यस, वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक नीट 2019 का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरह से, द नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड अमंग द फॉलोइंग इज 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन के अंदर कुछ नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड दिए हैं, उसमें से हमें ऑप्शन के अंदर देखना है कि कौन सा नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है। चलो यहाँ पे हम पहले समझेंगे कि इसेंशियल और नॉन इसेंशियल को हम यहाँ पे कैसे आइडेंटिफाई करें, ठीक है। तो देखो हमारे पास यहाँ पे इसेंशियल अमीनो एसिड की एक लिस्ट बनाई हुई है। तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे इसेंशियल, ये देख सकते हैं पूरे के पूरे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टोटल 10 इसेंशियल अमीनो एसिड है। तो इसका मतलब यहाँ पे बचे हुए 20 हमारे पास है। तो 20 में से यहाँ पे जो बच गए हमारे यहाँ पे नॉन इसेंशियल जो बचेंगे यहाँ पे वो 10 रहेंगे।
तो यहाँ पे हम नॉन इसेंशियल की बात करें, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, तो यहाँ पे ओ रहेंगे यहाँ पे 10। ठीक है, तो यहाँ पे कोई तो एक तो बाय हार्ट करना पड़ेगा, या तो इसेंशियल को बाय हार्ट करना पड़ेगा, नहीं तो नॉन इसेंशियल को बाय हार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इसेंशियल को कैसे बाय हार्ट करना है, तो पहले तो कौन कौन से यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन कौन से ट्रिप्टोफैन से, थ्रियोनिन है, हिस्टेडीन है, वैलिन है, आइसोलियोसिन है, फिनिलैनिलीन है, मिथ्योनिन है, आर्जिनिन है, लाइसिन है, लियोसिन है, ये सब के सब इसेंशियल अमीनो एसिड है। तो ये हो गया हमारे इसेंशियल अमीनो एसिड, ये जो हमने रीड किए पूरे के पूरे इसेंशियल। तो इसको यहाँ पे हमने एक ट्रिक्स बनाई हुई है, इसको कैसे ध्यान में रखेंगे हम। तो देखो ये जो सेंटेंस है यहाँ पे ट्राई दिस वीआईपी मॉल, तो इस ट्राई दिस वीआईपी मॉल का यहाँ पे हम सेंटेंस आपको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे जो ट्राई वर्ड है ये आएगा, आपको डिनोट करेगा ट्रिप्टोफैंस। तो यहाँ पे फर्स्ट 3 लेटर को ही आपको यहाँ पे पता चल रहा है, यहाँ पे TRY ट्रिप्टोफैंस। तो यहाँ पे ट्राई पूरा का पूरा वर्ड यहाँ पे यूज होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे थ्रियोनिन देख सकते हैं, TH यहाँ पे देख सकते हैं TH थ्रियोनिन। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा यहाँ पे ट्राई, यहाँ पे यस वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक नीट 2019 का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरह से, द नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड अमंग द फॉलोइंग इज 1 2 3 4। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन के अंदर कुछ नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड दिए हैं, उसमें से हमें ऑप्शन के अंदर देखना है कि कौन सा नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है। चलो यहाँ पे हम पहले समझेंगे कि इसेंशियल और नॉन इसेंशियल को हम यहाँ पे कैसे आइडेंटिफाई करें। ठीक है, तो देखो हमारे पास यहाँ पे इसेंशियल अमीनो एसिड की एक लिस्ट बनाई हुई है। तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे इसेंशियल, ये देख सकते हैं पूरे के पूरे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल 10 इसेंशियल अमीनो एसिड है। तो इसका मतलब यहाँ पे बचे हुए 20 हमारे पास है। तो 20 में से यहाँ पे जो बच गए हमारे यहाँ पे नॉन इसेंशियल जो बचेंगे यहाँ पे वो 10 रहेंगे। यहाँ पे हम नॉन इसेंशियल की बात करें, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, तो यहाँ पे ओ रहेंगे यहाँ पे 10। ठीक है, तो यहाँ पे कोई तो एक तो बाय हार्ट करना पड़ेगा, या तो इसेंशियल को बाय हार्ट करना पड़ेगा, नहीं तो नॉन इसेंशियल को बाय हार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इसेंशियल को कैसे बाय हार्ट करना है, तो पहले तो कौन कौन से यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन कौन से ट्रिप्टोफैन से, थ्रियोनिन है, हिस्टेडीन है, वैलिन है, आइसोलियोसिन है, फिनिलैनिलीन है, मिथ्योनिन है, आर्जिनिन है, लाइसिन है, लियोसिन है, ये सब के सब इसेंशियल अमीनो एसिड है। तो ये हो गया हमारे इसेंशियल अमीनो एसिड, ये जो हमने रीड किए पूरे के पूरे इसेंशियल। तो इसको यहाँ पे हमने एक ट्रिक्स बनाई हुई है, इसको कैसे ध्यान में रखेंगे हम। तो देखो ये जो सेंटेंस है यहाँ पे ट्राई दिस वीआईपी मॉल, तो इस ट्राई दिस वीआईपी मॉल का यहाँ पे हम सेंटेंस आपको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे जो, तो इस ट्राई दिस वीआईपी मॉल का मतलब हम यहाँ पे समझेंगे, ये जो TRY जो वर्ड है पूरा का पूरा यहाँ पे डिनोट करेगा ट्रिप्टोफैंस को। ठीक है, तो पहला तो हो गया ट्रिप्टोफैंस। दूसरी बात यहाँ पे है दिस, ये जो नाम है ये 2 अमीनो एसिड को इंडिकेट करेगा। तो पहला TH जो है यहाँ पे थ्रियोनिन को डिनोट करेगा, देखो TH। उसके बाद का यहाँ पे HIS जो है बाद वाला वर्ड, वो यहाँ पे हिस्टेडीन को डिनोट करेगा, हिस्टेडीन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हिस्टेडीन। उसके बाद यहाँ पे V जो है यहाँ वैलिन को डिनोट करेगा, V यहाँ पे वैलिन को डिनोट करेगा। उसके बाद यहाँ पे I जो है वो यहाँ पे आइसोलियोसिन को डिनोट करेगा। उसके बाद यहाँ पे P जो है, P के 2 है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे एक साइलेंट में H लिखेंगे, तो साइलेंट में H मतलब PH। तो यहाँ पे फिनिलएलेनिन हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया फिनिलएलेनिन। यहाँ पे साइलेंट में H लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा मॉल का MALL, तो यहाँ पे M हो जाएगा मिथोनिन, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका मिथोनिन। उसके बाद यहाँ पे A जो डिनोट करेगा, यहाँ पे A का यहाँ पे भी साइलेंट में यहाँ पे R लगाएंगे, AR, तो AR। तो AR यहाँ पे हमें क्या समझ में आएगा, आर्जिनिन, क्योंकि A के नाम से भी चालू होने वाले यहाँ पे कुछ अमीनो एसिड दूसरे भी है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आर्जिनिन, तो यहाँ पे R हमने एक साइलेंट में लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे लाइसिन, तो ये हो जाएगा लाइसिन। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा लियोसिन, तो ये रहेगा लियोसिन। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे इसेंशियल अमीनो एसिड हो जाएगा।
ठीक है। तो इसके बाद जो बचेंगे वो यहाँ पे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या क्या बच रहा है, देखो इसके अंदर क्या क्या नहीं आ रहा है। एलिनिन तो यहाँ पे किसके अंदर कहीं पे भी नहीं आ रहा है। उसके बाद ये पे लाइसिन लियोसिन दोनों एल यहाँ पे डिनोट हो रहे हैं, देखो लाइसिन लियोसिन, तो चलो बात यहाँ पे कट गई। वीआईपी मॉल का वी यहाँ पे आ रहा है वैलिन, तो यहाँ पे ये अमाइनो एसिड ये जो है हम हाईलाइट करेंगे इसको कि यहाँ पे एक कौन से अमाइनो एसिड है, इसेंशियल अमाइनो एसिड है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसेंशियल, ये भी हो जाएगा यहाँ पे इसेंशियल, ये भी हो जाएगा यहाँ पे इसेंशियल। तो यहाँ पे एक ही अमीनो एसिड यहाँ पे बच रहा है, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड में एक ही अमीनो एसिड बच रहा है, वो है एलिन। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए हमारा यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होने वाला है ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। एलेनिन जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई को अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट, तो हमारे पास यहाँ पे एक नीट 2020 का एक बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरह से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक अमाइनो एसिड, कौन सा यहाँ पे बेसिक अमाइनो एसिड है। तो देखो यहाँ पे बेसिक अमाइनो एसिड हमारे पास तीन ही बेसिक अमाइनो एसिड है, तो इसके नाम यहाँ पे लिखेंगे हम। तो तीन अमाइनो एसिड कौन से यहाँ पे, कि वो है पहला तो हिस्टिडीन, दूसरा है आर्जिनिन, तीसरा है लाइसिन। तो तीनों अमाइनो एसिड को यहाँ पे हम कैसे ध्यान में रखेंगे, तो इसका एक यहाँ पे ट्रिक्स हमारे पास है। तो ट्रिक्स कुछ इस तरह से है, देखो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको यहाँ पे ध्यान में रखेंगे अर्ली हिज। तो देखो ये अर्ली हिज का यहाँ पे मीनिंग क्या हो जाएगा, देखो अर्ली हिज का मीनिंग हो जाएगा यहाँ पे अर्जिनिन, लाइसिन, देखो अर्जिनिन यहाँ पे AR अर्जिनिन, क्योंकि ए से चालू होने वाले यहाँ पे बहुत सारे अमीनो एसिड है, तो यहाँ पे फिर AR अर्जिनिन, उसके बाद यहाँ पे LY लाइसिन, तो यहाँ पे भी LY लाइसिन, और उसके बाद यहाँ पे हिस्टिडीन, तो HIS, तो यहाँ पे पूरा हिस्टिडीन डिनोट हो रहा है। तो यहाँ पे अर्ली हीज या हीज अर्ली ऐसा भी यहाँ पे आप ध्यान में रख सकते हैं। तो फिलहाल इसको हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है। बेसिक अमीनो एसिड हमारे पास है अर्ली हीज, मतलब यहाँ पे अर्जिनिन, लाइसिन, हिस्टिडीन। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे लाइसिन ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई पे अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारे पास एक नीट 2021 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, द आरबीसी डिफिशियंसी ऑफ डिफिशियंसी डिसीज ऑफ। तो आरबीसी डिफिशियंसी की वजह से कौन सा यहाँ पे डिसीज हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस कंटेंट को, जहाँ पे हम एनसीईआरटी के अंदर देखेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे एक जो टेबल है वो एनसीईआरटी बायोमोलिक्यूल विटामिन के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन है, और उसके अंदर यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है। तो फिलहाल यहाँ पे जो है विटामिन बी का यहाँ पे जो है वो यहाँ पे सब पॉइंट यहाँ पे देखेंगे। विटामिन B12 के अंदर देख सकते हैं आरबीसी डिफिशियंसी इन हीमोग्लोबिन, और इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, पर्निशियस एनीमिया यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे फिलहाल हमारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा, विटामिन B12। इसको ध्यान में कैसे रखना है, देखो विटामिन B12, तो इस 12 को क्या करना है, राउंड अप करना है। यहाँ पे देख सकते हैं इस B को क्या करना है, यहाँ पे R, तो दिस R फॉर यहाँ पे RBC। तो ऐसा यहाँ पे इसको ध्यान में रखना है। B12 का ये जो है 12 है, इसको यहाँ पे R बोलना है और यहाँ पे RBC बोलना है। तो RBC डिफिशियंसी, ऐसा यहाँ पे इसको ध्यान में रखना है। फिलहाल यहाँ पे जो भी ऑप्शन थे वो B के थे, इसलिए यहाँ पे बाकी के भी यहाँ पे देखेंगे। B1 को यहाँ पे क्या बोला जाता है, थायमिन बोला जाता है। उसकी डिफिशियंसी यहाँ पे बेरीबेरी है। बेरीबेरी के अंदर क्या हो जाता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, रिटार्डेड ग्रोथ हो जाता है। विटामिन B2 को क्या बोला जाता है, राइबोफ्लेविन बोला जाता है। तो 2 को यहाँ पे राइबोफ्लेविन, और यहाँ पे चुलोसिस, चुलोसिस के अंदर क्या होता है, फिशरिंग एट कॉर्निया ऑफ माउथ एंड लिप्स, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर यहाँ पे हो जाता है। और यहाँ पे B6 के अंदर क्या हो जाता है, देखो नाम है पैराडॉक्सिन, और कन्वर्शन यहाँ पे इसकी वजह से हो जाता है, डिफिशियंसी की वजह से। तो यहाँ पे फिलहाल हमने B1, B2, B6, B12 यहाँ पे सब के सब B का कॉम्प्लेक्स जो है यहाँ पे उसकी सोर्सेस और डिफिशियंसी की वजह से क्या डिसीज हो जाते हैं ये हमने देखा। तो यहाँ पे हमारा फिलहाल आंसर आरबीसी डिफिशियंसी, मतलब ये देखना है ओनली विटामिन B12। और विटामिन B12 जो होता है वाटर इंसोल्यूबल होता है, ये भी यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है। बाकी
जो बी और सी होता है वो यहाँ पे क्या हो जाता है, वाटर सोल्यूबल होता है। यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। आप अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।